है। एक तो जो स्टूडेंट्स एक्चुअली सीरियस है उन्हें ये एहसास नहीं होता कि हम एक्चुअली सीरियस है तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है। दूसरे जो जस्ट ज्वाइन करने के लिए ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं, बिकॉज दिस सेशंस आर टोटली फ्री। ये मेरा खुद का प्रैक्टिस का समय निकाल के, मेरा स्टडी का समय निकाल के मैं कर रहा हूँ। इसका दो तीन वजह है कि इससे पहले हमने 3-4 साल पहले, 6 साल पहले भी ऐसे सेशंस कंडक्ट किए हैं। कम से कम मैंने अभी 700+ सेशंस लिए हैं संहिता वाचन के, क्लिनिकल केस डिस्कशन के। तो उन सब सेशंस में जो नीडी स्टूडेंट्स थे, जिन्हें एक्चुअली कुछ सीखना है, कुछ नया प्रैक्टिस में अप्लाई करना है, एक्चुअली आयुर्वेद की प्रैक्टिस करनी है, जो भी ये सेशन देख के कल अगर जाएंगे पेशेंट देखेंगे तो ये वो दवाई दे सकेंगे, पेशेंट ठीक कर सकेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। मैं जो बता रहा हूँ ये कंप्लीटली 101% क्लिनिकल है, टाइम टेस्टेड है। अनुभवी वैद्यों ने लिखा है, अनुभवी वैद्यों ने इसे अनुभव किया है, मैंने खुद अनुभव किया है। इसमें जो अभी सेशन ले रहा हूँ, इसमें एक भी चीज ऐसी नहीं की जो मैंने खुद नहीं की या खुद मेरे पेशेंट को नहीं दी। ये सब टाइम टेस्टेड। और दूसरी बात ये है कि ये सब मार्केट अवेलेबल है। ऐसी कोई भी बनी बनी बनाई बात आपको बता नहीं रहा कि ये कुछ अलग सा कल्प है, अलग सा द्रव्य है जो मिलता ही नहीं मार्केट में। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो अ, आप कहीं पे भी आप सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, आपको मिलेगा ही नहीं, आपको खुद बनाना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है। और बहुत रेयर चीजें होगी जो आपको खुद बनाने के लिए बताई जाएगी, मगर मैक्सिमम चीजें आपको डायरेक्टली मार्केट में मिलेगी, आप प्रिस्क्राइब कर सकेंगे। ये करने का मेरा मकसद यही था कि अगर मेरे मेरे जो दोस्त है, मेरे जो स्टूडेंट्स है, मेरे कलीग्स है, वो वही नॉलेज ले जो वो इम्प्लीमेंट कर सके। ऐसी कोई नॉलेज, ऐसी कोई चिकित्सा, ऐसी कोई भी बात हमें बहुत कम टाइम मिलता है एक्चुअली प्रैक्टिस करने के लिए, और प्रैक्टिस करते समय सीखने के लिए हम बहुत सारा सीखते हैं यूजीपीजी में, मगर उसमें हम कर क्या सकते हैं, पेशेंट को रिजल्ट किस तरह से दे सकते हैं, ये अगर हम चूज कर पाए, इसको अगर हम फिगर आउट कर पाए, तो ही हमारी प्रैक्टिस या हमारी चिकित्सा सफल होती है ऐसा। और पेशेंट को हम वो दे नहीं सकते। तो मेरी इतनी ही मंशा है, इतनी इच्छा है कि हम जो सीखे अभी कम टाइम में, आधा घंटे 1 घंटे में, वो 101% क्लिनिकल हो, एप्लीकेबल हो, उसे हमें एसेस करके आना चाहिए। और जब हमें श्लोक श्लोक जब पढ़ते हैं तो उसको हम कोरिलेट नहीं कर पाते और ग्रंथों के साथ। जैसे अभी हम गृहिणी चिकित्सा देख रहे हैं, तो गृहिणी चिकित्सा का एक अध्याय चरक में भी है, अष्टांग में भी है, सुश्रुत में भी है। गृहिणी चिकित्सा के कल्प वैश्य रत्नावली में भी आते हैं। गृहिणी चिकित्सा के कल्प अभी योग रत्नाकर में भी है। तो ये सब जो अलग अलग ग्रंथ है, इसका हम मेल कैसे कराएं, इसको हम कनेक्ट कैसे करें, अगर ये हमें आ गया तो ही हम सफल चिकित्सा कर सकते हैं। तो इसलिए हम अभी शुरू करेंगे। मेरे ख्याल से बहुत स्टूडेंट्स जो वेटिंग पे थे, या जिनको अभी अभी भी लिंक नहीं मिल रही, तो उनको मैं फिर से एक बार लिंक तो भेज रहा हूँ। और अभी हम ये सेशन स्टार्ट करेंगे। और एक्चुअली जो आपको प्रॉब्लम्स है या आपको प्रॉब्लम्स समझ में आती है, जो प्रैक्टिस में दिक्कतें आती है, वो हम टोटली सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला पार्ट जिन्होंने पॉसिबली देखा होगा, सुना होगा, उनको पता है, हमने पहले तो गृहिणी का निदान का अध्याय लिया था। गृहिणी निदान अध्याय लेने के बाद में हमने चिकित्सा का अभी सेकंड पार्ट हमने शुरू किया है। और आई थिंक मेरी स्लाइड दिख रही है, अगर नहीं दिखी, नहीं मूव हुई, तो मुझे जस्ट मैसेज करना, या आप माइक ऑन करके भी बता सकते हैं। ठीक है। तो अभी गृहिणी चिकित्सा का अध्याय, गृहिणी चिकित्सा का पार्ट 2 दिख रहे हैं। ये ग्रंथ जो है, हम कम से कम मैं 10-15 ग्रंथों से इसको मिला के, यानी बुक्स से मिला के ये पीपीटी और ये प्रेजेंटेशंस बनाता हूँ। तो कंप्लीटली ध्यान रखिए। आपको एक नोट है कि आपका मोबाइल आप अ, मतलब टिल्ट भी कर सकते हैं, मतलब लैंडस्केप व्यू में आपको ये पीपीटी अच्छी दिखेगी, ज्यादा जूम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। ये आपको एक सजेशन है। तो हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, गृह चिकित्सा का जो पहला पार्ट है, मेरा इंट्रोडक्शन है। मैं डॉक्टर केदार जोशी, श्री आरोग्य आयुर्वेदा से, और एसवीजी का फाउंडर हूँ। गत 7 वर्षों से हम ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनेक विद्यार्थी, स्टूडेंट्स,
वैद्यों के लिए सेशंस ले रहे हैं। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, आपको इसमें सब जानकारी मिल जाएगी। पार्ट 1 का हम थोड़ा सा पुनरावलोकन करेंगे। ग्रहणी शरीर और रचना एवं क्रिया का हमने पहले पहले पार्ट में देखा, उसमें अवस्था पाक ग्रहणी की सही रचनाएं देखी, ग्रहणी का अन्न वस्त्र तो उसमें अर्थ देखा, ग्रहणी निदान संप्राप्ति में हेतु लक्षण संप्राप्ति एवं उपद्रव भी देखे, मल एवं अग्नि परीक्षण देखा हमने, वो विस्तृत तरह से देखा कैसे मल परीक्षण करना है, कैसे अग्नि परीक्षण करना है, वो इस पार्ट में भी थोड़ा आएगा। और आईबीएस का एक्चुअली ग्रहणी के साथ कैसे कोरिलेशन होता है, ठीक है। तो ये चीजें हमने देखी। अभी आज सत्र में क्या देखेंगे हम, पहले प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल आयुर्वेद में प्रोटोकॉल क्या है या नहीं। दूसरा ग्रहणी हम कैसे समझ सकते हैं कि मशीन के तौर पे। चिकित्सा के 4 फेजेस देखेंगे, औषधि का चयन देखेंगे, फिर आगे आगे औषधियों का डिटेलिंग देखेंगे। अभी प्रोटोकॉल जो फर्स्ट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटोकॉल की भाषा क्या है। प्रोटोकॉल इज सिस्टमिक रूल ऑफ एक्सप्लेनिंग करेक्ट कंडक्ट एंड प्रोसीजर फॉलोइंग बाय द फॉर्मल सिचुएशंस। मतलब ऐसी कोई भी चीज कहीं पे भी लिखी हो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जैसी जो पूर्व निर्धारित है, उसको हम अगर फॉलो करें तो हम इस प्रोटोकॉल के हिसाब से वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो प्रोटोकॉल किस में भी हो सकता है, कोई भी चीज करने में प्रोटोकॉल होता है। वैसे आयुर्वेद में भी कोई व्याधि ट्रीट करने का प्रोटोकॉल ग्रंथ में आया है। कोई एक मैंने नीचे नोट भी देखी है, आपको देखा होगा तो महत्वपूर्ण एक निराकरण करना है कि अनेक आयुर्वेद विद्यार्थियों को या वैद्यों को भी लगता है कि प्रोटोकॉल जैसी कोई बात आयुर्वेद में वर्णन ही नहीं है। एक श्लोक है हमारे आयुर्वेद में, पुरुषम पुरुषम विक्षम, हर एक की चिकित्सा अलग होती है। ये बराबर है, ये चरक ने भी बताया है। मगर वही चरक आगे जाके सभी अध्यायों में सामान्य चिकित्सा का सूत्र वर्णन करते हैं। तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि एक कोई तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो, कोई तो एक प्रोटोकॉल हो, इसको हम फॉलो कर सके, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास प्रोटोकॉल नहीं है, हमारे सभी ग्रंथों में अच्छे प्रोटोकॉल्स दिए हैं, वही हमें फॉलो करने हैं, ठीक है। तो अभी हम उसका एक एग्जाम्पल देखेंगे, जस्ट ज्वर चिकित्सा का उदाहरण हम देखेंगे कि लंघनम स्वेदनम कालो यवागो तिक्तको रसा पाचनम विपाकवानम दूषणम ज्वरे, ऐसा एक श्लोक हमें वाग्भट में मिलता है, चरक में भी मिलता है। उसमें क्रमेण एक शब्द आया है, क्रमेण मतलब रूटीन प्रोटोकॉल। ये क्रम जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले लंघन करना है, फिर स्वेदन करना है, फिर काल का महत्व है, फिर तिक्त रस का महत्व है, ठीक है। ये जो उन्होंने एक सीक्वेंस दिया है, इस सीक्वेंस का बहुत महत्व है। हम उस सीक्वेंस के महत्व को हमें समझना चाहिए और वैसी चिकित्सा हमें करनी चाहिए। ये मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि गृहिणी चिकित्सा अध्याय या गृहिणी की चिकित्सा ये स्टेप बाय स्टेप और प्रोटोकॉल और सीक्वेंस से ही फॉलो होती है। आप डायरेक्टली 4th फेज का मेडिसिन दोगे पेशेंट को, या 3rd फेज का मेडिसिन दोगे और पेशेंट अगर 1st या 2nd फेज में है, तो पेशेंट को रिजल्ट नहीं आएगा, दिक्कत बढ़ती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे देखेंगे वो उसको क्या कैसे करना है। तो यथावस्था, यथावस्था मतलब स्पेसिफिक प्रोटोकॉल के हिसाब से, फिर आमाशय के दोस्तों को ये मंदाग्नि, फिर प्रथम लंघन करना है, फिर स्वेदन करना है, फिर तिक्त रस के औषध देने, ऐसे ग्रंथ में बताया गया है। नेक्स्ट में देखेंगे कि काश्यप संहिता में भी ऐसा ही वर्णन आता है, आपको मिलता है, तो वो आम्ल पित्त की चिकित्सा में मिलता है। तो आम्ल पित्त में भी प्रोटोकॉल जैसे बताया कि पहले तो वमन करना चाहिए, ठीक है। तो पहले वमन करना, यही चिकित्सा उन्होंने बताई है। अक्षीण बलमांस से वमनम प्रकल्प, देखो आप। और वैशिष्ट जो है कि पित्त प्रधान व्याधि होते हुए भी विरेचन की जगह उन्होंने वमन बताया, क्योंकि वो आमाशयत्व व्याधि है। मतलब एक उसको उसका जो अवयव है, उसका जो स्थान है, उस स्थान निश्चिति के बाद उन्होंने ये चीजें बताई है। दूसरा, उत्क्लेश में क्वाद का निर्देश बताया है कि कौन सी चीज कुछ किसमें क्या नहीं करना है। वमन वमन में कहाँ पे क्वाद देना है, कहाँ पे नहीं देना है, ऐसे सब चीजों का एक सिक्वेंसली वर्णन आया है। इसका हम जस्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है। अभी एक्चुअली हम ग्रहणी पे आते हैं। तो ग्रहणी ग्रहणी का जब हम एक मॉडल के तौर पर उसे अगर देखेंगे, तो उसको इसकी कार्य पद्धति हमें समझनी होगी, ठीक है। तो एक फैक्ट्री का एक मशीन जैसी उपमा उसको हम ले सकते हैं। जैसे उसके पार्ट होते हैं, तो ग्रहणी नली का अवयव, फिर अग्नि जो है वो मैनेजर है गृहिणी का, ठीक है, प्रबंधक जिसे बोलते हैं, वो संचालन करता है, ठीक है, वो उपग्रहण करता है। तीसरा है आहार रस, उस मशीन से प्रोडक्ट क्या निकलता है, आहार रस निकलता है, ठीक है। और रस रक्त आदि धातु का परिपोषण होता है वहीं से। उसके बाद होता है कि उससे वेस्ट क्या आता है, तो पुरुष आता है, ठीक है। तो मशीन में से वेस्ट आता है, जैसा ही किट, स्थूल और द्रव, ऐसा मतलब पुरुष और मूत्र, ऐसा सारा किट विभाजन होके
एक वेस्ट प्रोडक्ट वहां से निकलता है। तो एक मशीन के तौर पे हम अगर ग्रहणी को समझेंगे तो ये सभी चारों के चारों पार्ट्स अगर अच्छे से काम करेंगे तो ही हमारी ग्रहणी अच्छे से काम करेंगे। इतना सिंपल हमें याद रखना है। मतलब अच्छा उत्पादन होना चाहिए, अच्छा वेस्ट बाहर निकलना चाहिए, और उसका मैनेजर हो वो भी अच्छा होना चाहिए। और जो एज वो ऑर्गन है, गृहिणी नलिका जो है, जब पार्ट्स है वो भी अच्छे होने चाहिए, तो ही गृहिणी का एज एक्चुअल ऑर्गन, एज वो अच्छा काम करेगा और व्याधि नहीं होगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि गृहिणी और मशीन का जैसे मैंने तुलना की, तो वो कैसे काम करेगा। तो मशीन जो है वो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर है। उसके बाद शास्त्रीय आधार क्या है उसका, अन्नस्य ग्रहणात गृहणीति मता। ठीक है, उसको शास्त्र में ऐसे ही कहा गया है। उसको मैं बाजू में थोड़ा कोरिलेशन दिया है क्लिनिकल, मगर वो जस्ट कोरिलेशन के लिए आप ध्यान रखिए। उसको एक्चुअली हम आयुर्वेद में डायरेक्ट कोरिलेट नहीं कर सकते, वो जस्ट आपको एग्जांपल के लिए आगे दिया है। वो ऐसे वैसा ही वैसा आयुर्वेद में होगा ऐसे नहीं होता। ठीक है, आयुर्वेद फिजियोलॉजी अलग तरह की समझने की बात है। तो मैनेजर जैसे जठराग्नि, जैसे मैंने बताया कि उपब्रूहिण करता है, अग्नि का दौर्बल्य ये ग्रहणी रोग का मूल कारण है। मतलब अग्नि जो मैनेजर है वो अगर थोड़ा सा कमजोर पड़ गया तो प्रॉब्लम आ सकता है। तीसरा है प्रोडक्ट मतलब उत्पादन, पक्वम सृजति पार्श्वता, रस धातु का निर्माण जो है, आहार रस का निर्माण जो है, रसदत्तादि सप्त धातु का पोषण यही से होता है। और वेस्ट प्रोडक्ट जैसे मैंने बताया कि सारकिट्ट विभजन, तो पुरुष का निर्माण भी यही से होता है। ठीक है, उसके आगे हम देखेंगे कि गृहिणी चिकित्सा के 4 चरण आते हैं, मतलब 4 फेजेस में गृहिणी चिकित्सा की जाती है। उसका पहला चरण जो पहला जो पार्ट है वो मलपाचन है। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर फर्स्ट पार्ट में आप अगर प्रेजेंट है, आपने देखा है, अगर आपके आपके पास रिकॉर्डिंग तो अभी नहीं आया, मैं अभी भेजूंगा बाद में, जो जिन्होंने गृहिणी पढ़ा है आपको पता है कि मुहूर्द्रव मुहूर्बद्धम ऐसी मल प्रवृत्ति होती है। तो गृहिणी का मेन सिम्टम ही मल के ऊपर है। तो इसीलिए हमें मल को पहले ठीक करना है। तो इसलिए फर्स्ट फेज मल पाचन है। दूसरा है दोष पाचन, उसमें लंघम और आम पाचन आता है, और अग्निदीपन और ग्रहणी बल्यन। और इसके सामने मैंने कालावधि दिया है, देखो उसका संदर्भ भी ग्रंथ में है। तो कालावधि का महत्व ये है कि कोई भी पेशेंट आपके पास आगे आए, मेरे पास भी आता है, तो हम पेशेंट को कुछ टाइम स्लॉट हमें खुद देना चाहिए कि इतना इतना दिन में वो ठीक होगा। पेशेंट भी हमें पूछता है कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, कब ठीक होगा, कितने दिन मेडिसिन लेना पड़ेगा। तो जब तक हमें एक्चुअली टाइमलाइन पता नहीं है, तो ये टाइमलाइन अगर हमें पता है तो हम पेशेंट को एक एहसास दिला सकते हैं कि मैं अच्छी ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, या उसको स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं। अगर पेशेंट को बोलते हैं कि नहीं आप मेडिसिन लो, अच्छा होगा तो देखेंगे, 2-3 दिन 2-3 महीने आपको लेना पड़ेगा, 4 महीने लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता। पेशेंट को हमने जो गुड ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो उसका रिजल्ट आने के लिए कितना समय लगेगा ये हमें भी पता होना चाहिए, और पेशेंट को उसको कन्वे करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर बात आप करेंगे तो कोई भी पेशेंट्स आपको छोड़ के नहीं जाएगा। उसको अगर पता है कि नहीं मुझे 1 महीना लगेगा, तो 1 महीना इज्जत से वो दवाई लेगा। वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा, मेडिसिन ट्रीटमेंट चेंज नहीं करेगा, रेयर केसेस बस। तो इसलिए ये चीजें हमें पता होना चाहिए कि कितना टाइम लगता है, कितना कालावधि लगता है प्रोटोकॉल के लिए। सेकंड है कि अभी गुरुत्रय में हम अगर चिकित्सा सूत्र देखेंगे तो आपके सामने है, आप जस्ट आपका मोबाइल भी आप लैंडस्केप कर सकते हो थोड़ा जूम करने के लिए। चरक संहिता, सुश्रुत, अष्टांग हृदय और सुश्रुत का एक सार सूत्र इसमें बताया गया है कि सभी संहिताओं में क्या चिकित्सा का वर्णन कैसा है। तो चरक चिकित्सा स्थान 15 अध्याय में चरक चिकित्सा सूत्र वर्णन करते हैं गृहिणी का। सुश्रुत संहिता में भी उसका वर्णन है। अष्टांग हृदय में जो बताया गया कि ग्रहणे आश्रितम दोषम अजीर्णम उपचारित अतिसारोक्त विधिनाम तस्याम विपाचय। ग्रहणी के जो दोष है वो अजीर्ण, अतिसार, इसके जैसे ट्रीट करने चाहिए। उसके बाद में सुश्रुत का एक सार सूत्र लास्ट में बताया गया है कि सर्वार्थ दीपनम सर्वग्रहणी रोगणम हितम। तो इसमें से हमें क्या इंसाइट्स मिलता है। पहले तो चरक में जो बताया गया है कि इसमें स्नेहन, स्वेदन, लंघन, दीपन, ये एक सिक्वेंसली बताया गया है कि क्या क्या करना है, कौन से द्रव्य कब देना है। सुश्रुत संहिता में भी ऐसे ही बताया गया है। अष्टांग हृदय में एक चीज हमें थोड़ा सा देखने को मिलती है कि उसमें अजीर्ण के तरह ट्रीट करना है गृहिणी को, और अतिसारक की तरह। तो मेरे पिछले लेक्चर में भी बताया गया था कि एक ट्रायंगल बताया गया है अष्टांग हृदय में, अर्श, अतिसार, गृहिणी। ये 3 व्याधि अष्टांग हृदय में जो एक्सप्लेन किए गए हैं, इसमें ये तीनों व्याधियों में अग्नि की संप्राप्ति ही है, अग्नि का मूल स्थान और अग्नि का विचार बेसिकली किया गया है। तो कोई भी 3 व्याधि हो, इसमें हमें अग्नि की चिकित्सा अगर करेंगे तो ये व्याधि ठीक हो जाएगा। और सुश्रुत का भी यही मानना है दीपन के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रथम चरण जो मैंने बताया कि कौन सा प्रथम चरण है। तो पहला है मलपाचन।
तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसे मैंने एक यह डायग्राम भी दिखाई गई, वो किसके लिए, वो हमें पेशेंट को पूछना है इसके लिए, ठीक है। तो साममल, तो साममल जो होता है वो गुरु गुण के कारण पानी में डूबता है, तो वो है आमाश्रित मल, मतलब उसमें आम ज्यादा है। दूसरा है पक्वमल, वो पानी में तैरता है, उसको निराम या पक्वमल बोलेंगे। और अपवाद, जो चक्रपाणी में एक अपवाद भी बोला है, अतिद्रव मल भी है, तो शाम होने पर भी तैरता है, ये अपवाद चक्रपाणी में उसको थोड़ा एलेबोरेट किया गया है। और शीत कफ जो है वो भी डूबता है गुरुगुण से। तो हम एक जस्ट बेसिक डिफरेंशिएट करेंगे कि साममल और निरामल, ठीक है। तो साममल जो होता है वो पानी में डूबता है, निरामल पानी में तैरता है। इसको हम कैसे पेशेंट को पूछेंगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मल परीक्षा हम खुद नहीं जाके कर सकते, हमें पेशेंट को पूछना है कि मल परीक्षण ये केवल जल में डूबने तक हम सीमित तो नहीं कर सकते, मगर उसको पूछ सकते हैं कि आपको, आप जब फ्लश करते हो तो आपको कितनी बार फ्लश करना पड़ता है, बहुत स्टिकी म्यूकस लाइक स्टूल आपको कमोड में या आपके टॉयलेट में दिखाई देती है क्या, एक, और कितना स्मेल आता है, ये सब आपको पूछना है। ये अगर पूछेंगे तो आपको पेशेंट खुद ही बताएगा ये साम है या निराम है। ये बस ग्रंथ में दिया है और हम कैसे एसेस करेंगे, ऐसी बात नहीं है। आपको इसके सामने मैंने क्लिनिकल चार्ट दिया है, इसको आप थोड़ा जूम करके पढ़िए या लैंडस्केप करिए। देखिए इसमें डिटेल बताया गया है मैंने, ग्रथित ग्रथित या बद्ध घनीभूत अगर है तो उसको वात कफश का दोष संकेत है, शुष्क है तो वात का संकेत है, पिच्छिल मल है या उसको चिकना बोलेंगे, हम स्लिमी बोलेंगे उसको, वो कफ या आम का संकेत है। अम्बभूयिष्ठ या द्रव है, ठीक है, बहुत लिक्विफाई है, तो वो पित्तवात का संकेत है। आमगंधी है, विसर्गंधी है, वो पेशेंट बोलता है सर बहुत ही स्मेल आता है, मैं जब स्टूल को जाता हूँ या टॉयलेट को जाता हूँ तो बहुत स्मेल आता है, तो वो आमगंधी है, मस्टी स्मेल जैसे बोलते हैं। सफेन है तो वो वात का है। श्लेष्मा समृद्ध है या उसमें कफ मिश्रित है, पेशेंट बोलता है कि थूक जैसा या कफ कफ मिश्रित या चिकना, बहुत म्यूकस लाइक स्टूल हुआ, वो कफ है। सरक्त है तो वो रक्त सहित है, वो पित्त का है। सशब्द या मुहुर्मुर है वो वात का है। और चिरात प्रवृत्ति, बहुत टाइम लगता है सर, डिले में 15-20 मिनट लगता है मुझे पेट साफ होने में, तो वो वात या आम का है। तो ये जो लक्षण है आपको आपके सामने जो दिख रहे हैं, ये हमें पूछना है कि आपको स्पेसिफिकली ग्रहणी के निदान करते समय या चिकित्सा करते समय इसमें जब चेंजेस आएंगे तो पेशेंट ठीक हो रहा है, ये आपको पता चलेगा। ये रियल बात बता रहा हूँ, बहुत कम लोग आपको ये बताएंगे कि पेशेंट को स्टूल कैसा होता है, ये पूछने के बाद आपको पता चलेगा कि उसका ग्रहण ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। ये पहला प्रश्न आपका होना चाहिए। इसके बाद में हम देखेंगे लास्ट में मलपाचन की अभी, इसके बाद में हम सब औषधियां देखेंगे एक एक पार्ट की, ठीक है। तो पहले तो मलपाचन की प्रमुख औषधियां या आग्रद्रव्य कौन से हैं, तो ग्रंथ में जो दिया है चरक चिकित्सा स्थान में कि नागराति विषा मुस्ताक्वाद सदामापाचना, मतलब उसमें बिल्व, अतिविषा, मुस्ता और हरितकी, ये जो चार औषधियां है ये प्राइम है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हो, नहीं तो आपको बाद में पीडीएफ या पीपीटी मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला बिल्व है, बिल्व क्यों है, उसमें श्लोक दिया है देखो। बिल्व संग्राहिक दीपनीय वात कफ प्रशमना नाम आमशूलग्न संग्राही विप्लुप्त साममल में उपलुप्त है। जब साममल होता है या द्रवमल होता है, उसमें संग्राही कर्म करने के लिए बिल्व का यूज होना चाहिए। दूसरा है अतिविषा, अतिविषा भी उसमें श्लोक में दिया है, दीपनीय पाचनीय संग्राहिक सर्वदोष हराणाम। मुहुर्मुर मलवृद्धि जब होती है पेशेंट को, तब ये अतिविषा का प्रयोग, मैं आपको उसका फॉर्मूला भी आगे बताने वाला हूँ कि कैसा फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो उसके बाद में मुस्ता, मुस्ता भी संग्राहिक दीपनीय पाचनीय नाम, इसमें सब देखिए संग्राहिक ऐसा शब्द आ रहा है। संग्राहिक मतलब संग्रहण करने वाला या ग्राही, ग्राही कर्म मेजरली इसका है। और हरित की जो है वो भी विबंध या ग्रथित मल इसमें हमें दी जा सकती है उसको। ये दो तरीके से काम करती है, एक तो साम मल में आम का पाचन करने के बाहर निकालना, ये भी काम है। और अतिसार में भी, जब पेशेंट को अतिसरण हो रहा है, गर्ण के एक टाइप में अतिसरण भी होता है, उसमें मल को बांधना और साम मल को बाहर निकालना या अपक्व मल को बाहर निकाला, इसके लिए हरितकी कर्म करती है। तो ये पहले चार औषधि आप याद याद रखिए, बिल्व, अतिविषा, मुस्ता, हरितकी, ठीक है, ये सिंगल ड्रग्स है।
उसके बाद में मलपचन की अन्य प्रमुख द्रव्य हम देखेंगे। तो सबसे पहला शुंठी है। शुंठी, क्यों शुंठी? उसमें दिखा है, देखो, अग्नेय गुण भूयिष्ठा तोयांश परिशोष्यता यत, भाव प्रकाश में श्लोक है। तोयांश परिशोष्यत मतलब क्या? जो वाटरी या फ्लूइड है, या जिसमें जलांश ज्यादा है, उसको शोषण करने का काम या संग्रहण करने का काम ग्राही कर्म करती है शुंठी। उसके बाद है इंद्रिय, वो भी रक्तयुक्त मल में विशेषतः, या द्रव मल में, जिसमें पित्तज ग्रहणी में जो सिम्टम दिखाई देता है, उसमें इंद्रिय अच्छे से काम करता है। तीसरा है पिपली मूल। पिपली मूल भी दीपनीय पाचनीय अनाह प्रशमना नाम, ऐसा उसमें उसके श्लोक में आए। उष्ण वीर्य है, मगर ये भी जब सशब्द या मुहुर्मुर या स्तोक स्तोक मल प्रवृत्ति होती है, उसी में ये अच्छा काम करता है। उशीर, ये जो पित्तज मल प्रवृत्ति या पित्तज ग्रहणी के चिकित्सा में, उशीर का वीर्य शीत है, मगर वो अच्छा दीपन पाचन करने वाला है। अगर आपको एक उसमें एक डिवाइडेशन आता है कि उष्ण वीर्य के कौन से दीपन पाचन द्रव्य और शीत वीर्य के कौन से दीपन पाचन द्रव्य है, तो उसमें मुस्ता, उशीर, ये शीत होने के बाद भी अच्छे दीपन पाचन द्रव्य है। ठीक है, तो सरक तमल प्रवृत्ति है, उसमें हम उष्ण द्रव्य नहीं दे सकते, उसमें हम डायरेक्टली शुंठी नहीं दे सकते कभी कभी, तो उसमें उशीर मुस्ता देना चाहिए। उसके बाद पिपली है और चित्रक है। चित्रक तो स्पेसिफिकली आया है कि दीपनीय पाचनीय गुदशोथार्थ शूल हराणाम, चित्रक क्वात कल्काभ्याम ग्रहणी नाम श्रुतम। चित्रक का क्वात करना भी गृहिणी में बहुत भूषाव है। और शूल हराणाम, इसमें अधोदर शूल या वातज गृहिणी में जो मेजरली शूल होता है, या पेशेंट बोलता है कि मुझे स्टूल होने के बाद बहुत पेन होता है, पेट में होता है या स्टूल की जगह बहुत पेन होता है, उसमें चित्रक ये बहुत अच्छा काम करता है। उसका कौन सा कल्प देना है वो भी मैं बताता हूँ। चित्रकादि बटी त्रिफला गुल के साथ अगर देंगे आप, तो अच्छा दीपन पाचन भी करेगा, और वो शूल भी कम करेगा, और वो गृहिणी में भी अच्छा काम करता है। और उसके बाद में पिपली है। पिपली भी ऐसे ही प्रवाहिका में मेजरली पिपली का यूज होता है, तो कफ प्रधान प्रवाहिका में अगर हम पिपली का यूज करेंगे तो बहुत अच्छा तंतुमल या स्निग्धमल प्रवृत्ति है, तो उसमें कटु उष्ण वीर्य है और मधु विपाकी है, तो वो भी अच्छा काम करेगा। ये मल पाचन द्रव्य है। ये इसको हम कैसे सिलेक्ट करेंगे वो भी मैं आगे बताता हूँ कि कौन सी ग्रहणी है, उसके उसके लिए कौन सा द्रव्य हमें चूज करना है, वो भी आपको आगे मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। साममल के अनुसार हम औषधीय पहचान करेंगे, तो पहला कॉम्बिनेशन हम देखेंगे। अगर साम पिच्छिल दुर्गंधि युक्त और फेनमल है, तो पहले शुंठी, पिपली, मुस्ता, बिल्व। देखो ये पहले हमने देखा है पिछले साइड में, अभी मैं कॉम्बिनेशन देख रहा हूँ कि साम पिच्छिल दुर्गंधि युक्त स्वफेनमल है, तो मैं शुंठी, पिपली, मुस्ता, बिल्व का कॉम्बिनेशन देना है। अगर साम ग्रथित श्लेष्म युक्त सशूलमल है, मतलब पेट, क्वेश्चन बोलता है कि साममल प्रवृत्ति, साममल कैसा जज करना है मैंने पहले बताया। अभी ग्रथित पे ये है और बहुत पेट दर्द होता है, तो उसमें चित्रक, अतिविषा, हरितकी और शुंठी देना है। ठीक है, तो उसमें ग्राही कर्म भी होगा, शूल प्रशमन चित्रक भी है उसमें। अतिविषय और हरितकी जो साममल और ग्रथित मल है उसको बाहर निकालने का काम करेगा। ऐसा उसको कॉम्बिनेशन हम दे सकते हैं। ये सिंगल ट्रक कॉम्बिनेशन हो गए। उसके बाद होता है कि सफेना विपलुत गंधी, आम गंधी है, पेशेंट को बहुत एकदम खराब स्मेल आता है, तो उसमें हमें बिल्व यूज करना है, शुंठी, इंद्रिय यूज करना है। ठीक है, और मुहुर्मुहु पिच्चिला और सशब्द, ज्यादा सशब्द है, तो उसमें पिपली मूल आया है यूज करने के लिए, और पिपली आया है यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन हम 4 कॉम्बिनेशन अलग अलग कंडीशन में यूज कर सकते हैं। बहुत सारे हैं, ये मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, इसके आगे भी और कॉम्बिनेशन आप खुद बना सकते हो ग्रंथ में, कि द्रव्य निकाल के आप खुद परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर सकते हो। ठीक है, अल्टरनेटिव प्रोटोकॉल अगर देखेंगे हम, तो मुस्तादिगण का क्वात भी मल पाचन अच्छा करता है। मुस्तादिगण कहाँ पे आया है? अष्टांग हृदय 15वां अध्याय, शोधनादिगण संग्रह नाम का एक अध्याय है वाग्भट सूत्र स्थान में, तो उसमें मुस्तादिगण एक नाम का अच्छा गण है। उसका कषाय भी मिलता है, उसकी टैबलेट्स भी मिलती है, उसका चूर्ण भी मिलता है मार्केट में। ये सब मार्केट में अवेलेबल है, ऐसे कोई बात नहीं कि आप कहीं पे नहीं ला सकते। तो मुस्तादिगण जो क्वात है वो भी अच्छा मल पाचनार्थ, ऐसा उसमें स्पष्ट शब्दों में फलश्रुति में आया है। मलापचन का अनुपशय उपशय कैसे देखेंगे हम? तो पहले देखेंगे कि दुर्गंधि कम हुई है नहीं। दूसरा, मल त्याग का समय कितना लग रहा है पेशेंट को। ठीक है, तो 5 to 7 मिनट्स में मल त्याग संभव होने लगता है, या बार बार जाने की जो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, मतलब कितनी बार चाहता है दिन में, 3 या 4 बार जाने। मेरे पास ऐसे बहुत पेशेंट मैंने देखे हैं कि दिन में 5-5, 6-6 बार जाने वाले पेशेंट्स, 3 पे आ गए, 2 पे आ गए, अभी 1 भी जा रहे हैं। ठीक है, तो दिन में 1 बार 2 बार मल होना ये सामान्य है।
और इसके आगे जो होता है, जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ती है, वो फिर मलपाचन की चिकित्सा उसमें करनी जरूरी है। पानी में से तैरना मतलब फ्लश कम लगना। दूसरा, स्टूल टेस्ट जो होती है, तो स्टूल टेस्ट जो है ये रूटीन स्टूल टेस्ट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं आप। ऐसी कोई नीड अभी तो मतलब मैंने तो किसी को पेशेंट को बताया नहीं, मैंने देखा भी नहीं, ज्यादातर वो इधर नहीं देते। अगर आपको पेशेंट को खुद लगता है तो खुद करके आता है, क्योंकि मॉडर्न के एलोपैथीज के डॉक्टर बोलते हैं कि स्टूल एग्जामिनेशन करना चाहिए आईबीएस में, आईबीडी जैसे केसेस में, तो वो खुद करके भी आता है, तो वो भी उसको उसमें कृमि होना या अलग अलग इन्फेक्टिव होकर दिखना वो भी कम आ जाता है ये चिकित्सा के बाद में। ठीक है, तो उसके लिए कितने टाइम लगता है? कम से कम 1.5 से 2 महीने का, कम से कम 1 से 1.5 महीना तो टाइम लगता ही है। तो ऐसा पेशेंट को आपको बोल के रखना कि ये कब तक पूरा अच्छा होगा, तो कम से कम 1 से 1.5 महीना अच्छा होगा। ठीक है, तो ये हमें पेशेंट को बताने आना चाहिए। दूसरी, अरे यार, ओके, इसमें तो कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, स्लाइड दिख नहीं रही। उसमें दोषानुसार आमपाचन जो मैंने बताया है कि ये अ, वात संस्कृताम, पित्त संस्कृताम और कफ संस्कृताम। ठीक है, इसको मैं स्लाइड बताता हूँ मैं बाद में। ये दोषानुसार आमपाचन करना कैसे करना है, इसका मैंने वर्णन दिया था, इसमें भी द्रव्य है, मैं आपको स्लाइड लास्ट में दिखाता हूँ। फिर आम पाचन का जो कंसेप्ट है, इसमें चरकाचार्य और वाग्भटाचार्य का दोनों का मत इसमें अलग अलग दिया है थोड़ा सा, कि सामदोषों का पाचन करना एक फेज हो गई, दूसरी होती मलों का पाचन करना, मतलब साम मल का पाचन करना। ठीक है, तो वाग्भट जी का एक इसमें भी मत है कि दोनों प्रकार के आम एक साथ ही एक स्थान पे ही उत्पन्न होते हैं, तो उसको उन्होंने एक ही चिकित्सा में शामिल किया गया है, और चरकाचार्य ने उसको अलग अलग देखा है। तो हमें पहले तो ये समझना चाहिए कि शरीर व्यापक जो साम रस होता है वो अपचमान धातु के संपर्क के साथ आता है तो दूषित होता है। मतलब एक सिंपल बात हम ध्यान में रखेंगे, अगर आहार रस ही अच्छा नहीं उत्पन्न होगा तो आगे जाके सभी धातुओं का पोषण नहीं होगा। अगर ग्रहणी में संप्राप्ति बिगड़ी है या ग्रहणी व्याधि हुआ है पेशेंट को, तो सारा किट्ट विभजन अच्छा नहीं होगा, तो उसमें किट्ट भी अच्छा नहीं बनेगा, तो फिर वो जो अपक्व धातु है वो भी शरीर से बाहर जाएगा। तो ये हमें दोनों का चिकित्सा करना, मतलब दोषों का पाचन भी करना है, मल का पाचन भी करना है, ये डिफ्रेंशिएट करके ही करना है हमें। आम पाचन या लंघन का विस्तार यहाँ पे बताया गया है। तो पहले तो होता है कि आम लंघन, जैसे लंघन का यहाँ पे मतलब है उपवास करना। ठीक है, दूसरा लंघन पाचन, पाचन में सुधार करना, और आहार भी हल्का लेना, मतलब उपवास भी करना है और पाचन के लिए औषधि भी लेनी है और आहार भी हल्का लेना है। और तीसरा होता है दोषावशेचन, मतलब शोधन, जो पंचकर्म की क्रियाएं बोली है जैसे वमन, विरेचन, बस्ती, ये सब चीजें दोषावशेचन में आती है। तो ये लंघन की ही कैटेगरी में आता है। तो हमें आमापाचन के अंतर्गत लंघन और पाचन इन दोनों का उपक्रम करना है, तो उसको ग्रहणी को रोगी में हमें लघ्वासन रूपी लंघन देना होता है। लघ्वासन रूपी मतलब हम अगले पार्ट में देखेंगे कि लघ्वासन कैसे देना है। ग्रहणी के रोगों को जो फूड इंग्रेडिएंट्स देने होते हैं, हमें जो रेसिपीज देनी होती है सिंपल भाषा में, वो रेसिपीज बहुत यूनिक होती है और वो पेशेंट घर पे भी कर सकता है, उसको हमें बस डिटेल में बताना चाहिए कि आप यूज कर रहे हो तो ये चीजों का यूज करना है, तक्र ले रहे हो तो ऐसा तक्र बनाना है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो खाने की चीजें हैं, क्योंकि देखो ग्रहणी ये व्याधि जहाँ से रस व मतलब रस का निर्माण, आहार रस का निर्माण हो रहा है, वहीं पे हो रहा है, वही जगह है। तो पेशेंट खाना तो नहीं बंद कर सकता। पेशेंट को हम कितनी बार बोलेंगे ना कि आप एक टाइम मत खाओ, आधा दिन मत खाओ, पेशेंट खाएगा तो खाएगा कुछ तो उसमें हम हमारी आयुर्वेद शास्त्र में इतनी अच्छी चीज बताई गई है कि हमारा जो डाइट ग्रंथ में बताया गया है या आहार बताया गया है, वो पूरा आहार चिकित्सा है। मतलब हमारे ग्रंथ में जो आहार के वर्णन आए हैं, मतलब युष है, पेया है, मंडविलिपि, जो कुछ आया है वो सभी हम औषधियों के तौर पे यूज कर सकते हैं या औषधि मिला के दे सकते हैं। तो पेशेंट का चिकित्सा भी होती है, पेशेंट का पोषण भी होता है, आहार भी मिलता है। तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, मतलब इसके अगले पार्ट जो लेने वाले हैं। तो फिलहाल हम सुश्रुत में भी जो पाचन के द्रव्य आए हैं या गण आए हैं वो देखेंगे। उसमें हरिद्रादि पाचन, हरिद्रादि गण आया है सुश्रुत सूत्र स्थान में। दूसरा है पिप्पल्यादिगण, वो दीपनीय है। और तीसरा है संग्राहीगण, अंबष्ठादिगण। यही गण थोड़े से मॉडिफाई होके अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 15वें अध्याय में आए हैं।
तो अष्टांग हृदय के 15 अध्याय में जो गण आए हैं, शोधनादिगण, इसी में ही आए हैं। तो यही थोड़ा सा मॉडिफाई भागवत जी ने किया है। तो पाचन के लिए हरिद्रादिगण बेस्ट है सुश्रुत में, पिप्पल्यादिगण दीपन में, क्योंकि आप देखेंगे तो पिपली विपुली मिलो चौबचित्र चुंठी मरीच इलाज मोदा, ये सब दीपनीय, सब उष्णवीर्य की औषधियां हैं ज्यादातर। और दीपन करने वाली, स्पेसिफिकली पाचन करने वाली हरिद्रादिगण। तीसरा संग्राहीगण, अंबष्टा धातकी समंगा, यष्टि बिल्व लोद्र, ये सब चीजें हैं, ये संग्रहण करने वाली, मल का संग्रहण करने वाली है। ठीक है, ये भी आप पेशेंट को दे सकते हैं। यही आपको कुछ नहीं समझ आया, दीपनीय गण के दवाई सब मिला के एकत्र करके चूर्ण मिला के दे दो, संग्रही भी वैसे ही मिक्स करके दे दो, ये भी चलेगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो बेसिक ये आपको जो सेट ऑफ ड्रग्स है वो पता होना चाहिए कहाँ पे आया है। नेक्स्ट देखेंगे हम, तो वातज ग्रहणी का दोष पाचन चिकित्सा जो सूत्र है, तो वातज ग्रहणी का जो चिकित्सा सूत्र है उसमें बताया गया है, मतलब आम्र रस और लवण रस प्रधान औषधियों का विशिष्ट उपयोग करना चाहिए। तो प्रथम लवण रस बताया गया है आपको, सूत्र में देखा होगा आपने, इसमें चरक चिकित्सा सन 15 अध्याय का सूत्र है। तो क्यों लवण रस? तो पहले प्रक्लेदी होने से वायु का विबंध कम होता है, क्लेदन करता है ना, लवण रस जो है क्लेदन करता है, उससे वायु का विबंध कम होता है वातज ग्रहणी में। दूसरा, वो उष्ण है, तो उष्ण से शैत्य और लाघवत्व का जो वात के गुण है उसके अपोजिट हमें काम करना है। ठीक है, तो आपको अगर सामान्य चिकित्सा सिद्धांत पता होगा तो उसमें जो हमारे दोषों के गुण बड़े होते हैं, जो मतलब वातज पित्त कफज, इसके जो गुण है उसके गुण के आधार के ऊपर हमें उसके अपोजिट चिकित्सा करनी होती है। विंशति गुण अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। और दूसरा है आम्लरस। तो आम्लरस जो है, आम्लरस का गुण है तीक्ष्ण, और वो सूक्ष्म स्रोतोगामी है, तो सूक्ष्म स्रोतों में जाके वायु का मार्ग शुद्ध करना, और स्निग्ध उष्ण से वायु का विमार्गमन जो हुआ है उसका अनुलोमन करना। इसलिए आम्ल और लवण रस वातज ग्रहणी के बेसिक दो रस है। तो इसको हम युक्ति से कैसे यूज करेंगे आगे देखेंगे। तो पहले अभी देखा आपने, आम्ल और लवण रस आया था। अभी इसका कल्प देखेंगे। तो वातज ग्रहणी में देने वाली जो कल्प है उसमें पहला कल्प आता है हिंगवाष्टक चूर्ण। अभी हिंगवाष्टक चूर्ण कहाँ से आया है अंदर? चरक में तो दिया नहीं है। दूसरा कनक सुंदर रस, ये भी चरक में दिया नहीं है। तो ये जो कल्प होते हैं, ये कल्प हमें हमारी युक्ति से इस्तेमाल करने होते हैं। ये अलग अलग ग्रंथों से आए हैं। वैश्य रत्नावली हो गया, रस चंडांशु हो गया, अष्टांग हृदय और भारत वैश्य रत्नाकर हो गया, आयुर्वेद सार संग्रह हो गया, ऐसे ग्रंथों में से ये कल्प आते हैं। उसका फलश्रुति देख के हमें जो रस यूज करना है वैसे हमें ये कल्प यूज करने होते हैं। तो पहला हिंगवाष्टक चूर्ण है। तो हिंगवाष्टक चूर्ण का अगर हम श्लोक देखेंगे तो उसमें जो सभी द्रव्य है वो लवण रस के हैं, और उसमें हिंगू भी सर्व सर्व ज्यादा भाग तो हिंगू का है। तो प्रथम कवल भोज्यम सर्पीशाम प्रयोक्तम, उसमें ऐसे दिखाया गया है कि घृत के साथ भोजन के पहले ग्रास के साथ उसको सेवन करना है। मतलब पेशेंट को बोलना है कि आप जैसे खाने के बैठते हो, वातज ग्रहणी का पेशेंट है, आपको हिंगोष्टक चूर्ण देना है, पेशेंट को बोलना है ये पूरी, ये चम्मच लो, और जब खाने को बैठोगे तो थोड़ा घी मिला के वो 1 स्पून खाना है, फिर एक्चुअली आपका खाना स्टार्ट करना है। स्पेसिफिकली कोई कोई कल्पों में उसका अनुपान, खाने का समय ऐसा स्पेसिफिक दिया होता है, वैसा ही है। तो हिंगवाष्टक चूर्ण का जो यूज है वो प्रथम कवल भुक्त ऐसा बताया गया है, प्रथम कवल भोज्य। तो ये चक्रत में बताया गया है। दूसरा है वातज ग्रहणी में कनक सुंदर रस, उसमें बताया गया कि भक्षणात् ग्रहणी हंति रसम कनक सुंदरम अग्निमांदम ज्वरम तीव्रवत्ति सारम च नाशेत। तो ये कल्प जो है हिंगुल मरीच गंधक टंकण वत्सनाप तत्तुर ऐसी उष्ण और विषद्रव्य से भी बना है, वो उत्तम वातनाशक है। दूसरा आध्वान कम करने वाला है, और तीसरा कटिशूल में बहुत अच्छा यूज होता है उसका। एक करकेंदु शंख नाम का एक फॉर्मुलेशन वैद्य बागेवाड़ीकर शास्त्री जी के बुक में आता है। उसमें कनक सुंदर, शंख भस्म, और तीसरा चंद्र प्रभावटी। आप लिख भी सकते हो कनक सुंदर, चंद्र प्रभावटी और शंख भस्म, या शंख भस्म कभी कभी शंखवटी भी देते हैं उसमें, तो मेजर शंख भस्म ही है। इसका कॉम्बिनेशन बागेवाड़ीकर शास्त्री अधोदर शूल में, उदर शूल में
यूज करते थे। अगर पेशेंट को आपको इंस्टेंट रिजल्ट देना है, पेशेंट का पेट बहुत दुख रहा है, पेशेंट को आप बोल नहीं सकते, आप वैद्य होने के नाते कि यार आप जल्दी जाके कुछ मेफ्टन पास ले लो या साइक्लोफॉर्म खा लो। अभी महाराष्ट्र में तो चलता है, मगर ज्यादातर यूपी या एमपी में ये पॉसिबल नहीं है, गुजरात में भी पॉसिबल नहीं है, तो कई कई स्टेट में पॉसिबल नहीं है। और हमें भी यहाँ पे भी मतलब महाराष्ट्र में भी हमें एज अ वैद्य ही बिहेव करना है, तो हमें हमारे फॉर्मुलेशन पता होने चाहिए कि कौन से फॉर्मूला देने से हम पेशेंट का शूल एकदम फट से नष्ट कर सकते हैं। तो ये शूल कल्प, जिससे मैं बताया कि कनक सुंदर, चंद्रप्रभा और शंख भस्म, ये अगर आप कॉम्बिनेशन में पुड़ी में देते हो या टैबलेट्स करके कूट के आप देते हो, और वो भी किसके साथ देना है, एक तो नींबू रस के साथ देना है, नहीं तो नींबू शरबत के साथ देना है, तो इंस्टेंटली शूल प्रशमन करेगा, एकदम इंस्टेंटली। आप पेशेंट को देके देखो, पेशेंट बताएगा कि आप वो भी फ्रीक्वेंसी में, मतलब आधा घंटे में या 1 घंटे के जो इंटरवल में आप देते हो, तो पेशेंट आपको बताएगा कि शूल अच्छे से कम हो गया है। तो ये दौर्बल्य कटिशूल में बहुत अच्छा है। तीसरा इसमें जो करहणी का फॉर्मूला बताया गया है कि भोजनोत्तर खाने के बाद में कनक सुंदर, जीरक और लवण भास्कर चूर्ण, ये दिन में 2 बार हम अगर कॉम्बिनेशन में देते हैं, वातज ग्रहणी की पेशेंट में शूल हो गया, आत्मान हो गया, ये सब चीजें, अग्निमांद्य हो गया, ये सब चीजें, ये जो लक्षण जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया हमने, वो उसमें कम होते दिखाई देते हैं। अभी देख सकते हैं, ये मैंने फोटोज क्यों डाले हैं, क्योंकि आपको नहीं लगना चाहिए कि आपने अगर एक कल्प सुने नहीं हो तो मार्केट में मिलते हैं या नहीं। जो मैंने पहले जो कल्प सुंदर दिखाया गया है, वो खुद बागे बड़कर शास्त्री जी की ही फार्मेसी है, उनका वहां पे बनता ही है, आपको मिल जाएगा ये। दूसरा भास्कर लवन, ये बहुत सारी कंपनी बनाती है। तीसरा हिंगवस्टक, ये भी बहुत सारी कंपनी बनाती है, ठीक है। तो भास्कर लवन और हिंगवस्टक का भी एक कंपैरिजन है बहुत बड़ा, मैं बाद में वो एक लेक्चर में लेने वाला हूँ। मगर आप थोड़ा सा इतना सिंपल ध्यान रखिए, भास्कर लवन थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, उसमें बहुत अलग अलग लक्षण अंतर्भाव होते हैं, और हिंगवस्टक थोड़ा सा शूल या वात प्रधान अवस्था में हम दे सकते हैं। वातज गृणी के इसे हम देखेंगे तो वो अग्रगण्य कल्प है। तो कनक सुंदर, भास्कर लवन, हिंगवस्टक चूर्ण, ये तीनों मार्केट में मिलते हैं। ये कंपनी कोई भी यूज कर सकते हो आप, जैसे मैंने कुछ मुझे फोटोज मिले वैसे मैंने यूज किए यहाँ पे। अभी देखेंगे अगला जो कल्प वातज गृणी में यूजफुल है वो तो है लशुनादिवटी और अग्निकुमार रस। तो लशुनादिवटी कैसे यूज करते हैं हम लोग, तो पहले लक्ष्मण का जो पाठ है वो बहुत अलग अलग ग्रंथों में आया है। ये वैद्य योग रत्नावली में है, और आयुर्वेद सार संग्रह में भी यही पाठ है। तो उसमें लहसुन, जीरक द्वय, गंधक, सैंधव, त्रिकटु और नींबू का उसमें भावना दी गई। देखो नींबू आया है यहाँ पे। तो मैंने जैसे बताया कि इसमें सैंधव और नींबू मतलब लवण रस और आम्ल रस प्रधान सभी वातजग्रहणी में हमें यूज करना है। तो ये आप जैसे 2 रस याद रखेंगे तो आपको समझ में आगे कौन सा कल्प यूज करना है, ठीक है। तो उसमें कब देना है, उदर गौरव हो गया, उद्गार बाहुल्य है, दुर्गंधित मल है, प्रसेक है, बहुत पानी आना, मुंह में बहुत पानी आना, उल्लास है, ऐसी सभी अवस्था में, और पाचन भी नहीं हो रहा अच्छे से, और पेट में शूल हो रहा है, विसूचिका इसमें बताया गया है जैसे, तो इस अवस्था में लसुनादिवटी हम यूज कर सकते हैं। अग्नि कुमार रस, ये भी योग रत्नाकर का रेफरेंस है। इसमें कज्जली, टंकन, क्षार, वत्सना, मरीच, शंख भस्म, कपर्दिक भस्म और जंबीर की भावना दी हुई है। अगर आप सेकंड ईयर बीएमएस पास हो चुके हो तो आपको पता है जंबीर स्पर्श की भावना मतलब वो नींबू का ही प्रकार होता है जंबीर, ठीक है, वो भी आम्ल रस होता है। तो यही आम्ल रस की भावना यहाँ पे दी गई है उसमें। कि अगर ये हम भोजनोत्तर हमें अगर देना है पेशेंट को, तो ये फॉर्मुलेशन भी अच्छा है, अग्निकुमार रस, फिर उसके साथ त्रिकटु चूर्ण, उसके साथ पाठा चूर्ण, और अलग अलग अवस्था से हम इसमें कॉम्बिनेशन में चेंजेस कर सकते हैं। आगे आगे में इसमें बताया गया है। आप डायरेक्टली लक्ष्मण दिवटी अग्निकुमार रस से आप डायरेक्टली भी 1 टैबलेट 2 टैबलेट्स ओडी आफ्टर फूड, खाना खाने के बाद, मतलब व्यानोदान जो काल होता है आयुर्वेद में, वहीं पे आप ये दे सकते हो। ये अपान काल में देना नहीं है, क्योंकि ये दोनों रस जो है वो तीक्ष्ण है, उष्ण है, उसमें विषय द्रव्य भी है। तो खाने से पहले ये यूज नहीं करना है, मेजरली खाना खाने के बाद ही कुछ लेना है। इंडिकेशन कैसे है, तो ज्यादातर पिष्टमय पदार्थ हो गए, विरूढ़क जो है, जो हमारे ग्रंथ में बताया गया है कि रुक्ष है, अन्न है, उसमें अजीर्ण या वातज ग्रहणी में अगर अलग अलग सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो अग्निकुमार रस का जो उपयोग है वो अत्यंत उपयोगी है। अग्निकुमार रस में आप देखेंगे तो ये सब तीक्ष्ण पाचन करने वाले द्रव्य है। पिष्टमय पदार्थ का स्पेसिफिकली पाचन करना है तो अग्निकुमार रस का अच्छा उपयोग होता है। यस।
कि मार्केट में मिलती है क्या? यस, इसका आंसर भी यस है। अग्नि कुमार रस भी मिलता है वैद्यनाथ का, और अलग अलग कंपनी का मिलता होगा। लक्षणादि बेटी भी मिलती है। ये देखो, आर्य सार संग्रह का रेफरेंस यहाँ पे दिया है। उसके बाद में त्रिकट चूर्ण मिलता है। तो बाचर गणी में अगर अजीर्ण आत्मान उदरशूल है, अग्निदीपक आपको चाहिए तो अग्नि कुमार रस। लक्षणादि बेटी भी वैसा ही है। अनुपान उसका उष्ण जल है या तक्रव है। और त्रिकट चूर्ण का अलग अलग अनुपान हो सकता है, तो ये कॉम्बिनेशन में हम यूज कर सकते हैं। आगे जाते हैं, पित्तश ग्रहणी की चिकित्सा देखते हैं हम। तो पित्तश ग्रहणी में दोष पाचन चिकित्सा जो करनी है हमें, उसमें क्या क्या रस है? तो पहला रस है पित्त रस। ये प्रथम है, क्योंकि साम पित्त का पाचन करना है हमें। तो पेशेंट जब हमारे पास आता है तो उसे साम पित्त होता है मेजरली पित्तश ग्रहणी के पेशेंट में। और पित्त का आपको पता है कि प्राइम जो रस होता है जिससे पित्त की चिकित्सा होती है वो तिक्त रस होता है। दूसरा मधुर रस है। और तीसरा कषाय रस है। तो दीपन या गण में भी ये सब रस आते हैं, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं चतुर चिकित्सा स्थान में। मैं श्लोक नहीं पढ़ूंगा क्योंकि एक्चुअली श्लोक में वही दिया है। और उस श्लोक से हम एक्चुअली क्या क्रक्स निकालेंगे वो वही यूज करना है, इसलिए मैं डिटेल श्लोक नहीं पढ़ रहा। मगर इतना ध्यान रखिए, तिक्तरस, मधुरस और कषाय रस या ये सीक्वेंसली हमें यूज करना है पित्तज करने की चिकित्सा में। दूसरा, अभी सुश्रुतोक्त पाचन सूत्र इसमें बताया गया है। हरिद्रा, अतिविषा, पाठा, इंद्रयो, कुटकी, किरातिक्त, रसांजन। उसका क्वाद भी बताया गया है सुश्रुत में। बिल्व, इंद्र, मुस्ता, अतिविषा का। तो पित्तज ग्रहणी में जो मेजरली हम चिकित्सा दे सकते हैं, पित्तज ग्रहणी के सिम्टम्स हमने फर्स्ट पार्ट में देखे हैं। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं दिखा वो उसके पीपीटी देख ले, ठीक है। इसलिए हम ये 3 पार्ट में ले रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है ग्रहणी। तो सेकंड पार्ट में हम अभी है, तो इसलिए पित्तज ग्रहणी का चिकित्सा हम डायरेक्टली देखेंगे। पित्तज ग्रहणी में जो शूल, आम्रोदगार, आधमान या दाह, ऐसी जो सिम्टम्स होती हैं, या उरोदाह होता है, ज्यादातर शूला मतलब पित्त शूल होता है। तो इसमें हमें सूचशेखर रस, स्वर्णमाक्षिक भस्म के साथ में बिल्वा चूर्ण, बिल्वमज्जा चूर्ण, ऐसे कॉम्बिनेशन में हम दे सकते हैं। सूचशेखर रस हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। सूचशेखर के साथ अगर पेशेंट को ज्यादा तकलीफ है, ज्यादा अम्लोदगार है, शिरशूल है, भ्रम है, ऐसी कंडीशन में हम कामदुदा भी यूज कर सकते हैं। कामदुदा, सूचशेखर, और सूचशेखर में भी 2-3 पार्ट आते हैं। तो सूचशेखर का, सुवर्ण सूचशेखर जो पार्ट है, वो अगर आपको तीव्र अवस्था लगती है, जीर्णावस्था लगती है, आपको पेशेंट को चक्कर आ रही है, भ्रम है, शिरशुल ज्यादा प्रमाण में हो रहा है, तो आप सुवर्ण सूचीकर भी यूज कर सकते हैं। स्वर्णाक्षी भस्म ये बहुत अच्छा शूल कम करने वाला, रक्त का प्रसादन करने वाला कल्प है, भस्म है। हम इसे अलग अलग कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। भी देखो, ये मैंने दिखाया है स्क्रीन पे। पहला है सूर्यशेखर रस। ये जो सूर्यशेखर रस है, ये दूध पापेश्वर कंपनी का, ये सुवर्ण सूर्यशेखर रस का रेफरेंस है। यहाँ पे स्वर्णाक्षी भस्म ये अलग अलग कंपनी का मिलता है। ये पित्त शामक है, रक्त शोधक है, ये ग्रोथ को बल देने वाला है। और बिल्व बिल्व मज्जा चूर्ण ये भी मिलता है मार्केट में। ये सब मार्केट में पॉसिबल है। मत अलग अलग कंपनी बनाती है, एक कंपनी सभी तरह का नहीं बनाती, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा कल्प कौन सी कंपनी का अच्छा मिलता है, आप कहाँ से खरीद रहे हो। तो स्वर्ण सूचकर रस 2 कंपनी का मैं प्रेफर करता हूँ, मैं आपको भी बताता हूँ। स्वर्ण सूचकर दूध पापेश्वर कंपनी का अच्छा है। दूसरा उंजा फार्मेसी जो है, उंजा कंपनी, उसका अच्छा है। ये दोनों का थोड़ा ट्रस्टी है। बाकी आप खुद बना रहे हो या किसी से बना के ले रहे हो तो वो भी आप ले सकते हो। स्वर्ण बस में तो बहुत सारी कंपनियां बनाती है, आप खुद भी उसको उसका शोधन कर सकते हो, एकदम सिंपल है। तीसरा हम देखेंगे पित्तज ग्रहणी में प्रवाल पंचामृत एवं लघु सूचक रस, बहुत फेवरेट कल्प है मेरे, बहुत अच्छा है प्रवाल पंचामृत रस। इसमें प्रवाल पंचामृत अगर हम कॉम्बिनेशन देंगे, उसमें प्रवाल, मुक्ता, मुक्ता शुक्ति, शंख, कपर्दिक, ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता है। और इसमें स्पेसिफिकली आया है कि ग्रहण्य अतिसार विकास विकारनाशनानाम, ग्रहणी, अतिसार और विकारनाशन। कहाँ पे? अजीर्णम, उद्गारम, हृदयम, आमयग्रहम। मतलब जिस ग्रहणी में कटु आम्ल उद्गार होना, हृत कंठदाह होना, ऐसी चीजें है, मतलब एक पित्तज ग्रहणी का कंप्लीट सिम्टम्स है, वहां पे आदमान भी है, शूल भी है। इसमें हम प्रवाह पंचामृत बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। प्रवाह पंचामृत, शुंठी, मुस्ता, अगर 3 टाइम हम पेशेंट को देखेंगे, इसकी पूड़ी बना के या उसको चूर्ण बना के, या डायरेक्टली हम प्रवाह पंचामृत भी 2 बीडी यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फायदा करता है पित्तज ग्रहणी की चिकित्सा में। दूसरा लघु शिक्षकर है, उसका भी मैंने श्लोक बताया गया है पे, स्वर्ण गैरिकम शुद्धम दो भागम वृषभेषजम। मतलब स्वर्ण तीन ही, इसके बहुत सिंपल कंटेंट है इसमें। स्वर्ण गैरिक है, शुंठी है, और नागवेली पत्र की उसमें भावना है। यस, दुग्ध भावित के अर्क भावित, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसके आगे की स्लाइड में बता रहा हूँ। आपको ये क्वेश्चन आपको आया, आपको पता है, इसीलिए आपको पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन।
बहुत मतलब मैं बोलता हूँ कि 70-80% पेशेंट को, स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि ये उसमें दो पार्ट्स मिलते हैं। मैं बता रहूंगा। लघु सूच्यकर जो है उसमें आम्ल गद्दी पुरुष है, पित्त शिरशूल है, भ्रम है, हस्तपाद दाह है। पेशेंट बोल रहा है सर मुझे बहुत उल्टी जैसे आ रहा है, पेट में से बहुत जलन हो रही है और खट्टा पानी मुंह में आता है, ऐसा स्पेसिफिक सिम्टम बताता है पेशेंट। मुझे खट्टा पानी मुंह में आता है, मतलब आम्लोद्गार, ये स्पेसिफिक सिम्टम होता है। उसमें हमें क्या करना है? द्रव गुण का पाचन ग्राही कर्म करने के लिए, शमन करने के लिए अच्छा कल्प चाहिए। और लघु सूचक में सब है। शुंठी ग्राही है, स्वर्ण गैरिक प्रशम करता है, शमन करता है, द्रव गुण का शोषण करता है, शोषण करता है, करने वाला कल्प है। तीसरा नागवली जो है, पत्रस्वरस की भावना, वो भी दीपन पाचन करने वाली है। तो तिक्त मधुर रस और पित्तजगण में मुखपाप, ये सब चीजें जब है तो लघु सूचकर हमें यूज करना है। जिसने किसने बता पूछा अभी क्वेश्चन? नहीं, देखो मैंने ये बताया है, आपका क्वेश्चन का आंसर यही पे है। प्रवरा पंचामृत रथ के दो फॉर्मुलेशन मार्केट में अवेलेबल है, ग्रंथ में भी दो अलग अलग दिए। एक होता है कि मौक्तिक युक्त, मैंने जो बीच वाला जो फोटो है ना, आपको अगर जूम, आई थिंक शायद हो सकता है आपसे, तो मौक्तिक युक्त है और वो दुग्ध भावित है। और दूसरा जो है, उसको सादा बोलते हैं, वो अर्क भावित है। ये दोनों अलग अलग मार्केट में पॉसिबल है, मिलते हैं। और सूच्यकर, लघु सूच्यकर जो मैंने दिखाया है, ये भी पित्तज ग्रहणी अम्ल पित्त में, विदग्ध जीर्ण में स्पेसिफिकली ये हमें यूज करना होता है। प्रवाह पंचामृत का अर्क भावित कब यूज करना है? जब कफ पित्त की संप्राप्ति है, पेशेंट को हेवीनेस भी फील हो रहा है, पेशेंट का अजीर्ण भी ज्यादा है, उसमें हमें सादा यूज करना है। अगर पेशेंट को दाह, ये प्रोमिनेंट सिम्टम है, बस मुझे दाह हो रहा है सर, और दाह होने के साथ अलग अलग सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, मतलब पित्त का तीक्ष्ण गुण बड़ा है, द्रव गुण बड़ा है और उष्ण गुण बड़ा है, ऐसे कंडीशन में हमें प्रवाह पंचामृत का मौक्तिक युक्त कॉम्बिनेशन यूज करना है, मार्केट में जो मिलता है। और अगर हमें पेशेंट के उसके साथ में अगर दाह कम है, पित्त के बाकी के सिम्टम्स है और कफ के भी सिम्टम्स है, मतलब आत्मा नाटक भी है और बहुत गौरव है, उदर गौरव है, थोड़ा शूल भी है, ऐसी कंडीशन में हमें अर्क भावित यूज करना है। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे सिंपल हम याद रख सकते हैं कि अर्क मतलब थोड़ा सा तीक्ष्ण है, पाचन करने की क्षमता ज्यादा है इसमें, और जो मौक्तिक है वो शामक ज्यादा है, पित्त का, द्रव पित्त का ज्यादा शमन अच्छे से करेगा। ठीक है। तीसरा है ग्रहणी, कफज ग्रहणी का चिकित्सा सूत्र, उसमें दोष पाचन की चिकित्सा आती है। पहले तो उसमें वमन बताया गया है। दूसरा, अगर हमें काश्यप में इसका रस का क्रम मिलता है, कटु आम्ल लवण और क्षार। तो पहले कटु रस यूज करना है, दूसरा आम्र, और तीसरा लवण और क्षार, ऐसा हमें सीक्वेंस वाइज कफज ग्रहणी की चिकित्सा में यूज करना है। उसमें क्षार का बहुत महत्व है। पचत दहन वेदनार्थ उपयुक्त क्षरणार्थ दोषान चालनाथ, मतलब जो चिपके हुए, जो स्टिकी ग्रहणी के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर, आंत्र के अंदर जो चिपके हुए दोष है, कफ है, उसका उन्मूलन करना, उसको स्क्रैपिंग करके बाहर निकलना, उसकी जो क्षमता है वो क्षार में है। तो इसलिए क्षार के कल्प इसमें अभी ज्यादा आएंगे, आपको देखेंगे में। तो पहले कफज ग्रहणी का जो कल्प है, वो योग रत्नाकर में आया है। देखो, रसों का जो क्रम है, छठी, शुठी, शुंठी, पिंपली, मरीच, उसके साथ सर्जिक क्षार, युवक क्षार, पिपली मूल और नींबू रस की भावना उसमें है। ये जो कल्प है, इसमें दोनों क्षार है और नींबू रस की भावना भी है। देखो इसमें क्षार आया है, हमें कफल ग्रहण में यूज करना है। दूसरा कल्प बताया गया है यहाँ पे संजीवनी वटी। तो संजीवनी वटी, विडंग, शुंठी, ये जो सब उसमें द्रव्य है, उसके साथ में वत्सना भल्ला तक, ये दोनों तीक्ष्ण और विषकल्प है इसमें। ये विबंध नाशक है। संजीवनी वटी का अलग अलग तरीके से उपयोग होता है। संजीवनी वटी अजीर्ण में भी उपयुक्त है, ग्रहणी पे भी है, उसके साथ शूल में भी है, तीसरा अतिसार में भी है, चौथा विष चिकित्सा में संजीवनी बट्टी का यूज बताया गया है। मतलब सर्प विष दंश में संजीवनी बट्टी का यूज है। आपको अगर मैं एक सेशन लेने वाला हूँ, ये सभी कल्पों के हम सेपरेट 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 सेशन लेने वाले हैं, उसमें संजीवनी बट्टी का डिटेल हम देखेंगे। ठीक है। संजीवनी बट्टी का एक बुक आता है, आपको बहुत कम लोगों को पता होगा। संजीवनी बट्टी का एक प्रॉपर, आई थिंक 200 पेज का बुक है, उसमें बस संजीवनी बट्टी का कैसे यूज करने वो दिए गए। इतना अच्छा कल्प है। कप्रतिक भस्म, ग्रहणी गज सिंह का ऐसा नाम बताया गया है, कप्रतिक भस्म का विशेष वर्णन है। ठीक है। ये परिणाम शूलनी, ग्रहणी क्षय नाशिनी, ऐसा स्पष्ट शब्द में कहा गया है। व्हाट इज परिणाम शूल?
आपने पढ़ा होगा परिणामशील मतलब जस्ट डिओडेल आंसर जैसा, आपको अगर आपने सुना है कहीं तो खाना खाने के 2-3 घंटे बाद पेन होता है पेशेंट को। पेशेंट बोलता है सर मैं खाना खाने के बाद 3-4 घंटे बाद सोने के समय मुझे पेन होता है, या सोने के पश्चात मुझे पेन होता है। ये परिणाम शूल का स्पेसिफिक लक्षण है। तो इसमें हमें कप्रदिक बस में यूज करना है, या अमात्य सार में या तीव्र शूल में ये अच्छा काम करता है। और 14 है क्रव्याद्रस। मैंने कल ग्रुप पे डाला था, जिन लोगों ने ग्रुप का मैसेज देखा है आपको एक कल्प अभी पता चलेगा। कल मैंने डाला था कौन सा एक कल्प है। गणनीय अध्याय में बताया गया कि जो जो नॉनवेज खाते हैं, इसका ग्रंथ में जो वर्णन है ऐसे बताया गया। मैंने कल श्लोक डाला है, आप ग्रुप ओपन करके देखिए। जो पेशेंट्स ज्यादा नॉनवेज खाते हैं, ज्यादा स्टिकी फूड खाते हैं, ज्यादा दही, दूध, ऐसे मतलब ज्यादा स्निग्ध चीजें खाते हैं, उनमें अगर हमें मंदाग्नि कम करना है, ग्रहणी की संप्राप्ति तोड़नी है, तो हमें क्रव्याद रस नाम का कल्प यूज करना है। ये क्रव्याद रस है। क्रव्याद का अर्थ क्या है? जो प्राणियों का मांस भक्षण करते हैं उन्हें क्रव्याद बोला गया है ग्रंथ में। मतलब जो नॉन वेजिटेरियन क्लास है एनिमल्स का, उन उनको क्रव्याद बोला गया है। और ऐसे मांसाशन करने वाले जो रोगी होते हैं, मतलब हफ्ते में 4 बार 3 बार ऐसे जो नॉनवेज खाते हैं, उनमें जो अजीर्ण की संप्राप्ति होती है, उनमें हमें क्रव्याद रस यूज करना है। देखो कितना ब्यूटीफुली बताया गया है। आपको पता था कि अभी तक ग्रंथ में नॉनवेज खाने वालों के लिए अलग से कल्प वर्णन है? तो है, ठीक है। तो ये हमें उस पेशेंट में देना है। जनयति जठरांग वातुगुल्म निहंति। प्रॉपर श्लोक मैंने ग्रुप पे डाला है, मैं डिटेल डालूंगा। क्रव्याद्रस जिसके साथ पिप्पली चूर्ण और दारूद्र चूर्ण अगर हम भोजन के बाद देते हैं तो इसका कॉम्बिनेशन अच्छा काम करता है। संजीवनी कपर भस्म शुंठी और दारिद्र चूर्ण, ये कॉम्बिनेशन अगर देते हैं तो ये भी अच्छा काम करता है। आगे देखेंगे संधिवात ग्रहण की चिकित्सा। थोड़ा फास्ट जाएंगे, टाइम कम है हमारे पास। साम दोष की चिकित्सा अगर करेंगे, मतलब साम दोष है, उसके साथ वातज लक्षण है, तो ये प्रमुख औषधि है हिंगू, अजमोदा, शुंठी, हरतिकी, देवदारू, मुस्ता। साम मल है या सामता है ग्रहणी में, और पित्त लक्षण है तो नागकेसर, यष्टि, कुटकी, इंद्रयोग। अगर सामता है पेशेंट में और कफश के लक्षण ज्यादा है या कफश ग्रहणी है, तो पिपली, मरीच, चित्रक, शर्षप, विडंग, वचा, ये कॉम्बिनेशन आप ध्यान में रखिए। इसका स्क्रीनशॉट निकालिए या पीपीटी में भी मिल जाएगा आपको। ये पेशेंट आपको डायरेक्टली आप पेशेंट को दे सकते हैं। ये रेडी कॉम्बिनेशन से ग्रंथ में है, इसके रेफरेंसेस है ग्रंथ में, अलग अलग ग्रंथ में है। यस, आगे जाके हम देखेंगे शंखवटी। कफज ग्रहणी का बहुत अच्छा कल्प है, उत्कृष्ट कल्प है, मेरा बहुत फेवरेट है। बहुत पेशेंट को हम यूज कर सकते हैं उसको। तो पहले तो इसमें ग्रंथ बशीर रत्नावली का जो रेफरेंस है उसमें बताया गया है कि वटी ग्रहण्याम आम्लपित्त शूलग्नि। देखो, ग्रहण्याम आम्लपित्त शूलग्नि वन्य मांद्यकृत रोगान सामदोषम विनाशय, मतलब सामदोष में देने वाली बहुत अच्छी औषधि है। और वन्य मांद्यकृत, जो रोग में अग्निमांद है, ऐसे पेशेंट में वन्य दीपन का काम करती है, मतलब अग्निदीपन का काम करती है। तो अग्नि पे अच्छा काम करती है शंखवटी। और इसका जो दूसरा रेफरेंस योग रत्नाकर का है, इसमें भी दिखाया गया है कि क्षयम ग्रहणी कासपक्ति शूलादिशु, मतलब पक्तिशूल मतलब खाने के बाद जो शूल होता है, पेट दर्द होता है, इसमें शंखवटी का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। मैंने जैसे बताया था कि एक कॉम्बिनेशन मैंने बताया, कनकेंदु शंख, कनक सुंदर, शंखवस्म या शंखवटी, और तीसरा चंद्रप्रभावटी। आप सभी शूल में दे सकते हो। प्रोमिनेंटली इंस्टेंट शूल कम करता है, इसमें ये कल्प आए हैं, ठीक है। घटक द्रव्य जो है इसमें शंखभस्म, त्रिकटु, तींचा, क्षार। देखो क्षार आया है इसमें, हमने पहले ही देखा था कफज में क्षार, ठीक है। तो क्षार पंचलवण आए हैं, ये भी लवण का ही पार्ट, कज्जली है और नींबू की इसमें भावना है। तो आदमान, शूल होना, खाने के बाद शूल होना, विष्टब्धा जीर्ण होना, पेट एकदम भरा भरा सा लगना। पेशेंट बोलते हैं हमें सर पेट एकदम गच्च वाटतं पेट पोट, म्हणजे ऐसा पेशेंट हमें स्पेसिफिकली बताते हैं कि सर खाना खाने के बाद ना ऐसा पेट एकदम भरा भरा सा लगता है। ग्रहणी के बंदे के बाद अपक्व अन्न संचय होना, विदग्ध जीर्ण में भी कभी कभी, या कफ पित्त जो संपत्ति है उसमें गले में खट्टा बनाना, या गले में जलन होना, और विष्टब्ध भी है। ऐसी कंडीशन में शंखवटी का बहुत अच्छा यूज होता है। शंखवटी मिलती है मार्केट में, और शंखवटी के अलग अलग पार्ट मिलते हैं। तो अभी मैंने एक ही बताया गया है। शंखवटी में
शंखवटी मिलती है, महाशंखवटी मिलती है, बृहद शंखवटी मिलती है। पतंजलि जो बनाती है वो महाशंखवटी है। महाशंखवटी में हमें वत्सनाभ है और विष्णुदित भी है शायद। नॉर्मल शंखवटी जो मिलती है वैश्य रत्नावली की, ये सर योग रत्नाकर की, उसमें इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। तो कौन सी शंखवटी यूज कर रहे हैं, पेशेंट को क्या डोज दे रहे हैं, ये आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, क्योंकि एक दो शंखवटी में विषकल्प भी है, उसको थोड़ा सावधानी से यूज करें। अभी ग्राही हम देख रहे हैं, कब से ग्राही ये शब्द आ रहा है, तो ग्राही क्या है? सारंगधर में बताया गया कि दीपनम पाचनम तस्यात् उष्णत्वात् द्रव शोषकम ग्राही तच्च यथा शुंठी जीरकम गजबिप्पली। मतलब जो दीपन पाचन, इसके साथ द्रव का शोषण करने वाला और उष्ण, ये जो कर्म करते हैं उसको ग्राही बोलते हैं। और उसमें क्या श्रेष्ठ है? शुंठी, जीरक और गजबिप्पली। ये तीन जो द्रव्य है, ये ग्राही कर्म के लिए सर्वोत्तम बताया गया है सारंगधर में। तो उसमें उष्णग्राही और शीतग्राही ऐसे दोनों पार्ट होते हैं। तो उष्णग्राही में अग्निवेदन भी करते हैं, आम पाचन भी करते हैं, ग्रहण भी करते हैं, मतलब द्रव का द्रवत्व भी शोषण करते हैं। उसमें शुंठी, जीरक, गजबिप्पली है। और जैसे मैंने बताया कि शीतग्राही जो अतिसार ग्रहणी ग्रहणी में पक्वमल का स्तंभन करते हैं, उसको पाचन की अपेक्षा नहीं होती, पाचन ऑलरेडी हो चुका है, बस ग्राही कर्म करना है। उसमें वत्सक है, मतलब कुटज है, धात्विक है और अंबष्ठा है। ये चीजें आती है। और हमें अभी क्या ओपीडी में क्या देखना है, तो पहले तो आम अवस्था में उष्णग्राही कल्प देने हैं। पेशेंट अगर सामावस्था में आपके पास आए और पेशेंट उसके बाद में सामता कम हो गई, तो बस उसके बाद मल पक्व करने के लिए शीत ग्राही या स्तंभक कल्पा में देने हैं, ठीक है। तो कैसे देने हैं मैं दिखाता हूँ आपको। तो पहले तो ये हम जैसे मैंने बताया कि स्तंभन की परिभाषा देखेंगे। रोक्षात शैत्यात कषायत्वात् लघु पाका चेत भवेत वातकृत स्तंभनम स्यात् वत्सकम कटु कंटको। स्तंभन कब करना है? चरक चिकित्सा में एक रेफरेंस आया है, हमें पता है कि दीपन पाचन और मल जब पक्व हो जाता है तभी स्तंभन करना है। आम स्टेज में स्तंभन नहीं करना है, आमातिसार में स्तंभन नहीं करना है। तो गृहिणी में भी जो आमातिसार होता है, साम मल जब बाहर निकलता है तो उसमें स्तंभन नहीं देना है, उसमें पाचन अवस्था देनी है, पाचन की दवाइयां देनी है, ठीक है, पाचन द्रव्य देने हैं। और अगर हम स्तंभन कर देते हैं ऐसी चिकित्सा में, मतलब आपको पता नहीं, आपने बहुत स्तंभन कर दिया और पाचन नहीं किया मल का, तो क्या होता है? ग्रहणी, अर्श, गुल्मा, उदर ऐसे उपद्रव हो सकते हैं पेशेंट को। तो उसमें अंबष्ठादिगण जो आता है वो स्तंभन करने के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। इसमें सभी स्तंभन द्रव्य है, देखो आप, अंबष्टाधात की समंगा, समंगा मतलब लज्जालु, लज्जालु पता होगा आपको, यष्टि, बिल्व, लोध्र, पलाश, काश्मीरी और कमल केसर। आगे देखते हैं और कल्प कौन से मिलते हैं, अभी देखेंगे डायरेक्टली मार्केट में क्या मिलता है। तो अच्छे कल्प जो है स्तंभन के, पहले तो पुष्पानुचूर्ण है। पुष्पानुचूर्ण का जो रेफरेंस है वैश्य रत्नावली योनि रोग अधिकार, प्रदर रोग अधिकार में आता है। और चरक चिकित्सा स्थान में योनि रोग अधिकार में आता है। उत्तम स्तंभक है, आप पेशेंट को इजीली दे सकते हो। आपको अगर क्लीन स्तंभन करना है, आम का कुछ संबंध नहीं उसमें, तो तंडरोधक का ओदन देना है। उसमें ये स्पेसिफिक आया है ग्रंथ में। मतलब जो चावल होते हैं उसका पानी बना के देना है पेशेंट को। ये हम ज्यादातर हम प्रदर योग में ज्यादा यूज करते हैं इसको, ये इसमें भी हम यूज कर सकते हैं। दूसरा होता है बृहद गंगाधर चूर्ण। इतना ब्यूटीफुली वर्णन किया है बृहद गंगाधर चूर्ण का वर्णन की, गंगा नदी जैसे बहती है वैसे अगर अतिसार हो रहा है तो ये चूर्ण उसको भी रोकेगा। देखो, उसको उपमा दी गई है जैसे बृहद गंगाधर, मतलब गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला, इसलिए उसको गंगाधर बताया गया है, ठीक है। तो इतना पावरफुल कल्प है कि वो कोई भी अतिसार हो, कितना भी द्रव अतिसार हो, उसको वो होल्ड कर सकता है। तीसरा है शंखोदर रस। ये बहुत नया कल्प मैंने भी पढ़ा। उसमें शंख भस्म, आइफेन, जातिफल, टंकन। तो इसमें आइफेन और जातिफल जो है बहुत स्ट्रांग स्तंभन का काम करते हैं। उसको बिल्व या शुंठी के अनुपान के साथ में दे सकते हैं। उसमें अगर सशूल अतिसार है, मतलब बहुत पेन हो रहा है पेशेंट को और अतिसार भी हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, उसमें शंखोदर रस देंगे तो आइफेन से पेन भी कम होगा। और दूसरा जातिफल या शंख टंकन से ग्राही कर्म भी या स्तंभन कर्म भी अच्छे से होगा। तो मार्केट में मिलते हैं क्या? यस, मिलते हैं। तो बृहद गंगाधर चूर्ण बैद्यनाथ का मिलता है, पतंजलि का मिलता है, बहुत सारे कंपनी को मिलता है। और शंखोदर रस मुझे बहुत कम कंपनी का देखने को मिला। ये दीनदयाल फार्मेसी है, इसका शंखोदर रस अवेलेबल है संदरणी में, आयुर्वेद सार संघ का रेफरेंस है। और तीसरा पुष्ण उपचूर्ण है। पुष्ण उपचूर्ण भी बहुत सारी कंपनी बनाती है। पुष्ण उपचूर्ण स्त्रियों में रक्त प्रदर में बहुत ज्यादा काम करता है और रक्तातिसार में भी अच्छा उसका काम है। उसके साथ हम नाग केसर दे सकते हैं, पुष्ण उपचूर्ण के साथ लाक्षा का चूर्ण दे सकते हैं, मौक्तिक भस्म दे सकते हैं। ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन हम पुष्ण उपचूर्ण के साथ दे सकते हैं, ठीक है।
अभी देखते हैं अलग चिकित्सा, उसके साथ उसको कहते हैं मलानुलोमन व्यत्यास चिकित्सा। मतलब देखो, पेशेंट को अतिसार हो रहा है ग्रहणी में, तो पेशेंट को और अतिसार करने के कल्प दे रहे हैं, तो इसको व्यत्यास चिकित्सा बोलते हैं। ये क्यों करना है? जिसमें दीपन पाचन स्तंभन के साथ मलानुबंध करना है हमें, मतलब जो खराब मल पेट में पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, उसको बाहर निकालना है। अगर ये चिकित्सा करनी है तो मलानुबंध की चिकित्सा करनी होती है, अनुलोमन करना होता है। इसमें बेस्ट क्या है वो देखेंगे। पहले इसबगोल, इसबगोल आपने देखा होगा, उसका वैद्यामृत में श्लोक आया है इसबगोल का, आयुर्वेदिक है इसका भी रेफरेंस। ईषद गोलम परम वृषम मधुरम ग्राही शीतलम। देखो, मुझे भी पढ़ाई करते समय मिला ये श्लोक। ईशत गोलम परम वृक्षम, ईसब गोल जो मिलता है मार्केट में, ये भी आयुर्वेदिक है, ये ग्राही कर्म करता है अच्छे से, और उसको व्रण रोपण करने में अच्छा काम करता है, और ये अनुलोमन करता है। दूसरा है एरंड वृष्टा ऋतिकी, जिसे गंधर्वा ऋतिकी नाम से भी जाना जाता है बहुत बार, तो ये मार्केट में मिलता है, कल्प इसका चूर्ण भी मिलता है, ये अच्छा काम करता है। वातज ग्रहणी में बद्धवीट को अनुलोमन करने के लिए अच्छा काम है। तीसरा अनुवासन बस्ती का रेफरेंस है यहाँ पे, तो बृहद सैंधावादी तेल या कोट्टम शुक्कदी तेल का अगर हम अनुवासन बस्ती देते हैं तो इसमें अच्छा मनोलोमन भी होता है और पाचन भी होता है। ठीक है, यस, मार्केट में मिलते हैं क्या? यस, मिलते हैं। देखो, गंधर्व की चूर्ण, अच्छा आम पाचन करके बाहर निकालने के लिए। दूसरा इसबगोल, इसबगोल तो बहुत लोगों को पता होगा, ये बहुत फेमस है, लोग खुद से लेते हैं ये। इसको सेलियम हस्क बोलते हैं, इसबगोल भूसा इसको बोलते हैं। तीसरा होता है, हमें जैसे अनुवासन बस्ती में प्रयोग करने के लिए बताया गया कोट्टम चिपकदी चूर्ण, इसका श्लोक भी डाला था, अभी ये स्लाइड्स कम होने की वजह से ये नहीं आया है। और बृहद संध्यावादी तेल, ये भी शूल अनाह गुल्म शोषक प्रशमना नाम, ऐसा श्लोक आया है इसमें। तो बृहद संध्यावादी तेल ये भी शूल कम करने वाला, अनाह कम करने वाला है। ये दोनों हम अनुलोमन के लिए भी दे सकते हैं और शुल्क कम करने के लिए भी दे सकते हैं, तो ये अनुलोमन कल्प ऐसे हम पेशेंट को दे सकते हैं। कहाँ पे देना है? साममल में, साम अतिसार में, हाँ, इसमें ये यूज करना है। इसबगोल का जैसे बताया कि ये वैद्यामृत में श्लोक है ईसबगोलम, ये है मॉडर्न जो एविडेंस है उसका। इसबगोल डॉक्यूमेंटेड आरसीटी वर्क है उसका, मतलब आयुर्वेद का फॉर्मुलेशन है, मगर उसका रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुआ है आईबीएस के पेशेंट्स में स्पेसिफिकली। मॉडर्न मेडिसिन ने किया है, हमने नहीं किया। तो ये अमेरिकन जर्नल में पब्लिश हुआ है, और बहुत पेशेंट्स आईबीएस के पेशेंट ये खुद से लेते हैं। क्लिनिकल यूज में इसबगोल गंधर्वती की और शिवाक्षार पाचन चूर्ण अगर देते हैं पेशेंट को, तो ये अच्छा काम करता है। ब्लड देखेंगे हम, अभी लास्ट में आ गए। अभी उपशान उपशम कैसे देखेंगे? तो प्रथम सुधार है विष्टंभ प्रसेक अरुचि तिक्ता सत्या मधुरता कम होना, ये पहले सुधार है, ये चेक करना है हमें। दूसरा क्या है सुधार? मध्यम सुधार कैसे चेक करेंगे? अंगमर्द कम होना, आलस्य, जोर प्रतीति, अंगसाद, इसमें कमी आती है क्या पेशेंट के? और लास्ट में कैसे पूर्ण सुधार कैसा है, मतलब पेशेंट ये स्टेज से अच्छा हो गया, पार्श्व उरु गिरवा और पित्तज, इसका शूल होना, दाह होना, ये कम हो गया। ठीक है, तो दोष पाचन का चिकित्सा करने के लिए मल पाचन के बाद कम से कम 3 महीने का कालावधि लगता है। पेशेंट को ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है आप ये मेडिसिन ले जाओ 8 दिन में ठीक हो जाओगे। कभी कभी होता भी पेशेंट लाक्षणिक चिकित्सा या लाक्षणिक उसको रिजल्ट भी मिलता है, मगर लॉन्ग टर्म के लिए हम या मतलब चिरकालिक ग्रहणी का पेशेंट है, हमें कम से कम 2 से 3 महीने इसको दवाई देनी है, तो ये अच्छा पूरा कंप्लीट 100% ठीक होगा। लास्ट 1-2 दिन कल पर रह गए बस। हिंगवाष्टक चूर्ण का यहाँ पे वर्णन आया है, तो हिंगवाष्टक चूर्ण हमने पहले देखा था वातजगरणी में। तो यहाँ पे प्रथम भोजन प्रथम ग्रास के साथ लेना है, वातजगरणी में घृत के साथ देना है। और अनुभूत योग शंख भस्म, शुंठी और हिंगवाष्टक चूर्ण, इसका गुल्म, नाह, अष्टिला, पार्श्वशूल, पांडु, अरुचि, इसमें सभी में हम हिंगवाष्टक चूर्ण दे सकते हैं। इसमें स्पेसिफिकली ग्रंथ में आया देखो, ग्रहण्य अर्शु विकारेशु चूर्णम एत प्रशस्यते, चूर्ण में तो प्रशस्त, मतलब इसमें बेस्ट है। किसमें बेस्ट है? ग्रहणी में बेस्ट है, अर्श में बेस्ट है। ठीक है, आगे देखेंगे जस्ट। हाँ, तो इसमें पित्त ग्रहणी के जैसे मैंने कल बताया कि इसमें कुटज या इंद्रयव, दूसरा गुड़ुच या किरातिक्त और अतिविषय या कुटज, इसका कॉम्बिनेशन हम अगर देंगे तो पित्त ग्रहणी में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, कुटज या इंद्रयव का, इस ये कॉम्बिनेशन अगर देते हैं तो। अभी इसका कंपेरेटिव देखेंगे। उष्ण या ग्राही कर्म होता है, गुण है उष्ण कटु विपाकी, प्रमुख द्रव्य कौन से हैं? उष्ण और ग्राही। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप एकदम कंप्लीटली याद करके रखो। उष्ण है और ग्राही भी है, ऐसे कौन से? शुंठी, जीरक, गजब, पिली, बिल्व।
इसको हम साम अवस्था में दे सकते हैं। आम पाचन भी होता है, दोषों का शमन भी होता है, और द्रवांश शोषण भी होता है, मतलब द्रवमल प्रवृत्ति भी कम होती है। दूसरा है शीत और ग्राही। शीत है और स्तंभन करने वाले है दातकी, लोद्र, आम्रबीज, जम्बू, अष्टिला। अनुलोमन करने वाले कल्प है इसबगोल, एरण्य की, गंधवर्तकी और बस्ती, जैसे मैंने बताया प्रोत सेंधावादी और कुट्टम चुपकादी का। साइंटिफिक वैलिडेशन क्या है? बिल्वा का रिसर्च हुआ है, एंटी डायरियल, एंटी स्पास्मोडिक वगैरह वगैरह सबका, यस मैंने रेफरेंस के लिए बताया, इसके ऊपर हम चिकित्सा नहीं देते। मगर जो मॉडर्न में इसका रिसर्च हुआ है वो कुटर्स का भी अच्छा रिसर्च हुआ है। डायरियल, एंटी डायरियल, आईबीएस डी में इसका मतलब आईबीएस की कंडीशंस में मुस्तक जो है उसका भी अच्छा रेफरेंस मिलता है हमें, जीआई मोटिलिटी रेगुलेट करने में, एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी में। और अतिविषा का भी सेम रिसर्च हुआ है, ठीक है। अभी गट माइक्रोबायोटा और जो मॉडर्न का अगर देखेंगे हम तो अनडाइजेस्टेड मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स जो होते हैं उसको आम जैसे बोलेंगे तो एनवायरमेंट जो रिस्टोर करने वाली आम पाचक चिकित्सा होती है, एंजाइमेटिक स्टिमुलेशन, अग्निदीपन और प्रोबायोटिक थेरेपी जिसे बोलते हैं वो तक्र प्रयोग होता है। मॉडर्न मेडिसिन में भी दही खाओ, छाछ पियो, ये सब बोलते हैं पेशेंट्स पेशेंट्स को बोलते हैं मॉडर्न मेडिसिन के लोग भी, या योगर्ट बोलते हैं खाने के लिए, या प्रोबायोटिक के सचेस देते हैं। तो यही चिकित्सा है हमारे पास भी, हम तक्र प्रयोग करते हैं। पित्तजग्रहणी, आईबीएस डी, आईबीएस सी वातजग्रहणी और आईबीएसएम सन्निपातजग्रहणी, ये जस्ट रेफरेंस के लिए दिया है। ऐसे सिम्टम्स बहुत सारे मिलते जुलते दिखाई देते हैं इन तीन आईबीएस की कंडीशंस में, इसलिए वातज पित्तजग्रहणी का हमें कोरिलेशन इन चीजों में मिलता है। लास्ट में हम एक दो कल्प रह गए जस्ट। संजीवनी बटी, जैसे मैं बताया कि इसका थोड़ा सा जिक्र करना अनिवार्य था। मिलती है क्या? मिलती है, बहुत सारी कंपनी बनाती है संजीवनी बटी। तो कफज ग्रहणी में हमें यूज करना है तो संजीवनी बटी के साथ कपर्दिक, भस्म, शुंठी चूर्ण और दारिद्र्य चूर्ण अगर यूज करते हैं तो खाने के बाद में तो अच्छा यूज होता है। उसमें वत्सना, बलतक, दो विषय द्रव्य जैसे मैं बताया, और विसूचिका में, अजीर्ण में, गुलनम में, सर्प विष में, ऐसे अलग अलग चिकित्सा में संजीवनी बटी का यूज आया है। आशुग्राही है, विबंधनाशक है। पेशेंट को अगर अतिसार हो रहा है और शूल है, आपको पता है कि ये कफज अतिसार है या आम अतिसार है, उसमें हम डायरेक्टली संजीवनी बटी देते हो। संजीवनी बटी से शूल कम होगा, आदमान आटोप कम होगा, आम पाचन अच्छा होगा, और जो द्रवमल जा रहा है बाहर वो भी कंट्रोल में आएगा। दोष संघात को भेदन करने वाला कल्प है संजीवनी बटी। पूरी संग्रह गण, पूरी संग्रहणीय गण नाम का एक गण आता है चरक संहिता में, चौथे अध्याय में। उसमें प्रियंगु, सारिवा, आम्रास्ति, सोनपाठा, लोध्र, मोचरस, समंगा, धाति, पुष्प 10 द्रव्य है। तो आप डायरेक्टली पुरुष का संग्रहण करने के लिए ग्रहणी के चिकित्सा में दे सकते हैं। इसको महाकषाय बोलते हैं। तो पुरुष संग्रहणीय महाकषाय में ये सब द्रव्य आए हैं, ठीक है। तो लघुत्रय में इसको स्तंभन द्रव्य भी बोला गया है। इसमें जातिफल, भंगा, आइफिन का ज्यादा उपयोग किया गया है। अभी ये अभी जैसे अभी नहीं, लास्ट फेज में देखेंगे उसको हम नेक्स्ट सेशन में। तो उसका थर्ड फेज जो जो है वो अग्निदीपन चिकित्सा है। इसका जस्ट ओवरव्यू दिया है। तो ये सब हो गया अभी तक, मल पाचन हो गया, दोष पाचन हो गया, संग्रहण हो गया, पुरुष का संग्रहण हो गया। अभी पेशेंट का अग्नि अच्छा करना है, अभी संदुक्षण करना है, अग्नि का अग्नि बढ़ाना है पेशेंट का। पेशेंट को भूख ही नहीं लग रही, पेशेंट एकदम खुश हो रहा है। तो ऐसी चिकित्सा कैसी करनी है वो हम थर्ड पार्ट में देखेंगे। उसमें क्या आहार देना है, क्या पथ्य कल्पना है, क्या ड्रग्स देने, कौन से कल्प आप यूज करने हैं। ग्रहणी बल्य चिकित्सा, मतलब पेशेंट अच्छा हो गया, अभी ग्रहणी का रसायन करना ही है, दूसरे ग्रहणी को बल्य ऐसे कल्प देने हैं, कौन सी चिकित्सा देनी है वो भी हम थर्ड पार्ट में देखेंगे। तो जिसने बताया कि 1 से 2 महीने मल का शोधन, फिर दोष का पाचन और लंघन, 6 से 9 महीने में अग्निदीपन, और 9 से 12 दिन में अग्नि का ग्रहण का बल्य कर्म ऐसे हमें करना होता है। प्रैक्टिकल ओपीडी अप्रोच क्या है हमारा? तो क्या क्या करना है हमें? मल परीक्षण करना है, दोष का निषिद्धि करना है, कौन सा वातज, पित्तज, कफ, सन्निपातज कौन सा है वो देखना है। उसके साथ साम या है, निरामेद, ये भी देखना है। वो कैसे पूछना है मैंने बताया, पेशेंट को ही पूछना है। और उसके बाद औषधियों का कल्प चयन करना है, जैसे हम सब डिटेल देखा हमने कि कौन सा अवस्था है, साम है, वातज है तो कौन सा देना है, निराम है कौन सा देना है, कफज में कौन सा देना है, ये सब हमें चूज करना होता है। पित्तज ग्रहणी की समरी देखिए, लास्ट में हम जस्ट चार्ट देखेंगे फास्ट। आम्लगंधी पुरुष है, पित्त अम्ल वृद्धि होती है तो लघु स्वेत शिखर और गरीक देना है। उसके साथ हम कल्प में कोहला का मतलब कुष्मांड का रस दे सकते हैं। पिताब और द्रवमल प्रवृत्ति है, सरगुणे, इंद्रजव और कुटस दे सकते हैं। मुखपाक है, कंठदाह है, पित्त का तीक्ष्ण और उष्ण गुण बढ़ा है तो सूत शिखर, स्वर्णमाक्षिक दे सकते हैं, बिल्व मज्जा दे सकते हैं।
कटु आद्मान, कटु उद्गार होता है, आद्मान भी है, पित्त वृद्धि है, द्रव गुण की वृद्धि हुई पित्त की तो प्रबला पंचामृत दे सकते हैं। सरक्तमल प्रवृत्ति है, उसमें रक्त पित्त की संप्राप्ति है, उसमें इंद्रयो और उशीर दे सकते हैं, उसके साथ पुष्ण चूर्ण भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पित्त ग्रहणी का संप्राप्ति का समरी चार्ट। दूसरा वातस का समरी चार्ट देखेंगे। अगर मल सशब्द मुहुर मुहुर है, चल गुण वृक्ष गुण बड़ा है तो पिप्पल मूल और हिंगवाष्टक देना है घृत के साथ। पार्श्वशूल है, ग्रीवाशूल है पित्त वातस ग्रहणी में, और सार्वदेहिक शूल है तो उसमें कनक सुंदर यूज करना है, कनक सुंदर, जीरक, लवण भास्कर यूज करना है। विबंध है, ग्रथित मल है, शुष्क मल है तो उसमें शुंठी और हरित की देनी है, इसबगोल देना है। आत्मान अजीर्ण है, पेशेंट में वातस अनाह है, अग्निकुमार त्रिकटु। उदर गौरव दुर्गंधित वात है तो उसमें वात का प्रसेक है, उसमें लक्ष्मणाधिवटी और नींबू रस का अनुबंध है। कफज रानी में वैसे ही है। सप्रवाहन है, कृत्य पे और कृत संधि में ऐसा लक्षण बताया जाता है पेशेंट को, तो स्टैन कफ है, संजीवनी वटी दे सकते हैं, कपर्दिक भस्म दे सकते हैं। स कफ तंतुमल है, उसमें कफ पिच्चिल है, शंखवटी, करवायद पिप्पल यूज कर सकते हैं। रुल्ला से पेशेंट को कफज में मधुरास आता है तो त्रिकटुक्षार। दौर्बल्य है, उसमें तो कपर्दिक भस्म यूज कर सकते हैं, और आगमान शूल है तो शंखवटी दे सकते हैं लास्ट में जैसे बताया। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट सेशन में क्या देखेंगे अगले, अग्नि चिकित्सा, ग्रहणी का बल्ले चिकित्सा कैसा यूज करना है, ग्रहणी का रसायन प्रयोग क्या है, ग्रहणी अच्छी रखनी है। मतलब बहुत सारे पेशेंट क्या करते हैं, थोड़ा सा 2-3 महीना ट्रीटमेंट लिया, अच्छा हो गया तो उसमें छोड़ देते हैं ट्रीटमेंट, फिर 5-6 महीने बाद हमारे पास आते हैं, सर फिर से शुरू हो गया। तो वो केस क्यों होता है, क्योंकि उसका रसायन नहीं हुआ, ग्रहणी का एक्चुअल जो बल है वो नहीं बढ़ा, वो ऑर्गन जो है और ग्रहणी, उसकी पावर नहीं बढ़ी, हमने उसके लिए कुछ नहीं किया, इसलिए वो चीजें होती है। उसके साथ पथ्य कल्पना कौन सी यूज करती है, कौन से फॉर्मुलेशन होते हैं पथ्य में, कौन से हमें अलग अलग तरीके से रेसिपीज बना के देनी है पेशेंट्स को, वो भी देखेंगे। और केस डिस्कशन और अनुभूति कौन से है, डायरेक्टली फॉर्मुलेशन, ये फॉर्मूला आप उठा के दे सकते हो, जैसे हम लास्ट थर्ड सेशन में देखेंगे। अभी की पॉइंट्स, प्रोटोकॉल, दूसरा क्लिनिकल फ्रेमवर्क, मल परीक्षण, दोषानुप्र आमपाचन, स्तंभन और उसका टाइमिंग कालावधि। ठीक है, यस, सो दिस इज फॉर टुडे। आई थिंक आप सभी को उसमें इसमें कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में कुछ हाँ या ना बताइए, या खुद आप माइक ऑन कर से भी बोल सकते हैं। अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लग रहा है तो ये हम कंटिन्यू करेंगे ऐसे ही। यस, एनीवन, आपको समझ में आया? ओके, यस, थैंक यू, समझ में आया, ओके। आई थिंक सो आपको ये सब डायरेक्टली ओपीडी में यूज करने के लिए ही बताना है मुझे, ऐसी कुछ नहीं है जिसकी हम मैं कुछ बता रहा हूँ अलग से और आपको ग्रंथ में फिर से ढूंढना है कहाँ पे दिया है, कहाँ पे दिया है और मिलता है नहीं मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप डायरेक्टली उठा के पेशेंट को दे सकते हो, बस आपको डायग्नोसिस करना है अच्छे से, आपको केस कैसे लेना है वो समझना चाहिए, कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, फिर हम देखेंगे। जैसे मैंने बताया कि हम अगला सेशन भी ऐसा ही रखेंगे, एक्सक्लूसिव रखेंगे, जो स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करेंगे वही लिंक्स एक्सेस कर पाएंगे। अभी इसका पीपीटी और रिकॉर्डिंग भी जो है, ये एक्चुअली ये जो सेशंस है ना, ये पेड रिकॉर्डिंग के सेशंस है, मैं आपके लिए फ्री में ले रहा हूँ। और जो आप प्रेजेंट हो उनके लिए मैं पीपीटी आपके मेल पे भेज दूंगा, आप खुद पढ़ सकते हो। जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट नहीं है या जो स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं फिल करते, उनको कुछ इंपॉर्टेंस नहीं उसका, तो उनको ये कुछ मैं नहीं प्रोवाइड करने वाला, क्योंकि थोड़ा सिंसियरिटी चाहिए आपको। बस कोई आपको फ्री में बता रहा है, कुछ सिखा रहा है, तो उसका भी थोड़ा आपको वैल्यू होना चाहिए, इसलिए। ठीक है, आप खुद भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो इस प्रोग्राम में, और आप खुद बता सकते हो कि कौन सा आप सीखना चाहते हो, कौन सा डिसीज सीखना चाहते हो, जैसे आमवात हो गया, sciatica, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सोरियासिस, डायबिटीज। ठीक है, ऐसे सब कल सब पेशेंट्स होते हैं हमारे पास, तो हम इसका डिटेलिंग हम आपके लिए कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद भी ग्रुप पे डाल सकते हो। अभी ये सेशन कैसा लगा आज का, वो भी आप जरूर ग्रुप पे डालिए, और सभी लोगों को समझने दीजिए कि आप उन्होंने क्या मिस किया है। ठीक है, ओके, यस,
सो आई थिंक किसी के क्वेश्चंस नहीं है, मैंने अभी देखे तो कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम अभी ये सेशंस आप कहेंगे तो हम स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर क्वाइट लिसनिंग, and thank you very much for attending full webinar. Thank you.